हेलो, नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। द नोटबुक आइज एजुकेशन फॉर ऑल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। द हिंदू के नए सेशन के साथ आज फिर हाजिर हो गए हैं हम आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ एडिटोरियल सबको ध्यान से देखने के लिए। आज की न्यूज़ छोटी बड़ी जो भी हैं वो तो हैं ही, एडिटोरियल्स काफ़ी अच्छे हैं। आज एनवायरनमेंट से रिलेटेड बात की गई है, साथ के साथ में वुमेन के मैटरनिटी के समय में क्या चैलेंजेस होते हैं, जो गर्भावस्था का पूरा पीरियड होता है उससे रिलेटेड चीज़ें हैं। साथ के साथ और भी छोटी बड़ी बहुत सारी न्यूज़ है, नेशनल इंटरनेशनल। कुछ हमारी जो है एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से रिलेटेड है। कुमाऊं हिमालय से लेकर के एक न्यूज़ आई हुई है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और उस टॉपिक को हम प्रीलिम्स के लिहाज से पूरा ज्योग्राफी का एक टॉपिक छोटा सा जो है, जो कि हिमालय में नदियों के द्वारा किस तरीके से विभाजन हुआ है, उस सारी चीज़ों के बारे में बात करता है, तो उसको हम बहुत अच्छे से देखेंगे। सारे जो भी टॉपिक्स हैं जहाँ से हमको इन्वायरमेंट हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, जहाँ से हमें प्रीलिम्स के लिहाज से अच्छे फैक्ट मिल सकते हैं, उसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। लोकपाल और लोकायुक्त से रिलेटेड भी एक हमारी न्यूज़ आई हुई है, उसके बारे में भी हम देखेंगे, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हाइलाइट्स देख लेंगे कि आज किस टॉपिक के ऊपर हमें चर्चा करनी है, उसके बाद सारे टॉपिक्स को क्या करेंगे इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, हाइलाइट्स के थ्रू देख लेते हैं। सबसे पहले हाईलाइट क्या है, कैन अरेस्ट बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड आफ्टर कोर्ट हैज़ टेकन कंजिग्नेस आस्क एससी। तो अभी जो झारखंड के फॉर्मर सीएम रहे हैं, जो भूतपूर्व सीएम रहे थे, जो शिबू सोरेन जी हैं, हेमंत सोरेन जी हैं, उनके बारे में बात की जा रही है कि वो जो हैं अभी जेल में हैं, कस्टडी में हैं। उनके इंटरिम बेल को लेकर के उन्होंने याचिका दायर की थी। पहले उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, वो खारिज हुई, फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली, और ये सारा मैटर जो है वो निकल करके कैसे आया है, ईडी ने इनके खिलाफ में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। अब ये इस मुद्दे पे के ऊपर में याचिका डाल रहे थे कि इनको एंटरिम बेल मिलनी चाहिए, क्योंकि केजरीवाल को भी मिली है इलेक्शन वगैरह के टाइम पे, इससे रिलेटेड था। तो इसके ऊपर में क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट दी है उसके बारे में हम जानेंगे इन डिटेल। अगली न्यूज़ हमारी क्या है, ईडी सर्च फ्रॉम डीपीआईआईटी ऑफिशियल्स प्रीमाइसेस। तो अभी जो डीपीआईआईटी है, जो हमारा जो उद्योग संवर्धन एक विभाग है जो वाणिज्य मंत्रालय के अंतर आता है, उसके एक क्या थे जो कहना चाहिए फॉर्मर यहाँ पर काम करने वाले एक एम्प्लॉय थे, एक अधिकारी थे, उनके ऊपर कुछ भ्रष्टाचार के आरोप जो हैं वो लोकपाल के द्वारा लगाए गए हैं, और उनको ही इन्वेस्टिगेट करने के लिए ईडी अभी उनके ऊपर क्या कर रही है, छापेमारी कर रही है। तो हम यहाँ पर डीपीआईआईटी के बारे में देखेंगे, साथ के साथ में लोकपाल के पूरी ये जो विसल ब्लोइंग होती है, लोकपाल की सूचना पर ही भ्रष्टाचार से रिलेटेड इस तरीके के काम किए जाते हैं। तो लोकपाल क्या होता है, कौन सी उसकी हिस्ट्री रही है, कब हमारे इंडिया में ये सारी चीज़ें शुरू हुई है, इसके बाद में प्रीलिम्स के लिहाज से पूरा हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगली हमारी न्यूज़ क्या है, एससी स्टे 90 एकड़ प्रोजेक्ट्स इन फ्रजाइल कुमाऊं हिमालय। तो यहाँ पर ज्योग्राफी से रिलेटेड, जीएस पेपर 2 से रिलेटेड, आपके पास में जीएस पेपर 1 से रिलेटेड यहाँ पर ज्योग्राफी का जो टर्म होता है, वहाँ पर कुमाऊं हिमालय के बारे में आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। बात की गई है कि 90 एकड़ पे जो है कुमाऊं हिमालय एरिया में एक प्रोजेक्ट चालू होने वाला था, उसके ऊपर में अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। और किन बेसिस पे लगाया है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो क्या होता है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, इसके बारे में जानेंगे। साथ के साथ कुमाऊं हिमालय की क्या ज्योग्राफिकल स्टेटस है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो प्रीलिम्स के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे सारे टॉपिक्स को। ठीक है, अगली हमारी न्यूज़ क्या है, अगली न्यूज़ है फादर ऑफ माइनर ड्राइवर अमॉन्ग 5 अरेस्टेड इन पुणे। तो ये जुवेनाइल जस्टिस से रिलेटेड एक तरीके से मामला निकल के आया है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हमारे पास कौन सा है, 2015 का। तो यहाँ पर बात की गई है कि 17 ईयर्स ओल्ड का एक माइनर था जिसने अभी क्या किया, अपनी लग्जरी कार से 2 लोगों को रौंद दिया पुणे में। अब वहाँ पर जो बच्चे को तो छोड़ दिया गया, क्योंकि वो उस समय में जब वो ड्राइव कर रहा था अल्कोहल भी कंज्यूम किया हुआ था, साथ के साथ वो माइनर है, तो उसको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत ही ट्रीट किया जाएगा। लेकिन अभी उसके जगह पे, उसके बिहाफ पे उसके फादर को अरेस्ट किया गया है कि क्यों माइनर बच्चे को इतनी लग्जरियस कार उन्होंने दी और इररिस्पॉन्सिबिलिटी जो उन्होंने दिखाई है, इसको लेकर के फादर को अरेस्ट किया गया। तो क्या होता है जुवेनाइल जस्टिस में, क्या सेक्शंस हैं, साथ के साथ में जो मोटर व्हीकल एक्ट है हमारा 2019 जिसमें अमेंडमेंट भी किया गया है, उसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। अगली न्यूज़ हमारी क्या है, अगली न्यूज़ है क्लाइमेट चेंज अ पासिंग क्लाउड इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो एक एडिटोरियल के थ्रू बात की गई है कि किस तरीके से अभी जो इलेक्शन के टाइम चल रहे हैं इंडियन पॉलिटिक्स में क्लाइमेट के ऊपर में बात बिल्कुल ना के बराबर की जा रही है, जो कि आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरीके से कंसर्न है। साथ के साथ जनता में भी अवेयरनेस की इतनी कमी है कि वो अभी भी जातिवाद से उठ नहीं पाए हैं ऊपर। हेल्थ तो ले दे के एजुकेशन, हेल्थ, ये 2 चीज़ें एक नई ऐड हुई हैं, लेकिन एनवायरनमेंट के लिए क्या बेनिफिट होने चाहिए, किस तरीके से मिटिगेट
मिटिगेट करना है क्लाइमेट चेंज को, इन सब के बारे में लोगों के मन में भी जागरूकता की कमी है और गवर्नमेंट तो खैर इसके ऊपर नज़रअंदाजी दिखा ही रही है। तो इसके बारे में एक एडिटोरियल है, क्या कमियां हैं, कुछ मेजर्स लिए गए हैं, कुछ एक दो एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, उसके बारे में भी देखेंगे और किस तरीके से मिटिगेट किया जा सकता है, किस तरीके से इसको ठीक किया जा सकता है, इसके बारे में ये एडिटोरियल बात करता है। जीएस पेपर आप 2 से ही इसको रिलेट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको बात की जाती है एनवायरनमेंट। तो जीएस पेपर 3 में है ज्योग्राफी के लिहाज से, साथ के साथ में जीएस पेपर 1 और 3 को कोलैब करके इसको हम देखेंगे ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के लिहाज से। अगली न्यूज़ क्या है, एनालाइजिंग लोकल एनवायरमेंटल फुटप्रिंट। ये भी जो बात कर रहा है जीएस पेपर 3 आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। यहाँ पर फुटप्रिंट जो CO2 का फुटप्रिंट होता है, कार्बन फुटप्रिंट, इसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड फुटप्रिंट, तो क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड ये जो फुटप्रिंट क्या है, ये टर्म क्यों यूज़ किया जाता है, इसके बारे में देखेंगे। साथ के साथ एडिटोरियल के थ्रू बताया गया है कि हमारे यहाँ पे जो ह्यूमन हाउस होल्ड जो एमिशन है वो कितना ज़्यादा है, जिसकी वजह से इस तरीके की चीज़ें निकल करके आ रही है। तो काफ़ी अच्छा एक एडिटोरियल है, इन डिटेल सारे टॉपिक्स के उसके पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे। अगली न्यूज़ क्या है, स्पॉट लाइटिंग प्री इक्लेप्सिया इंश्योरिंग सेफ मदरहुड। तो ये जो बात की जा रही है, जो मैं स्टार्टिंग में कह रही थी जिस एडिटोरियल के बारे में, कि किस तरीके से मैटरनिटी पीरियड जब होता है हमारे इंडिया में, महिलाओं के जो गर्भावस्था का समय होता है, उस समय में कई ऐसे केसेस निकल के आते हैं जहाँ पर क्या होता है कि बच्चे को बर्थ देने के समय ही माताओं की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से जो ये चीज़ें हो रही हैं उसको किस तरीके से हम ट्रीट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, क्या ऐसे चैलेंजेस हैं, क्या ऐसी कमियाँ हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इसके बारे में बात करेंगे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का जो डाटा आया है उसके बारे में भी बात करेंगे कि उसमें क्या चीज़ें बोली गई हैं। तो इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही अच्छे से इस एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। अगली न्यूज़ क्या है, जीडीपी ग्रोथ ईज टू 6.7। तो इकरा जो है एक रेटिंग एजेंसी है जिसने अभी बोला है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी रहने वाली है, 6.7। चेंज होता रहता है, अलग अलग एजेंसीज अपने बारे में अपने हिसाब से सारी चीज़ें कैलकुलेट करती हैं। हमारे NSO के अनुसार ये कितना है, 7.6% है। तो थोड़ा जनरल अवेयरनेस के लिए देख लेंगे। कई बार पूछ लिया जाता है आपके स्पेशली वनडे एग्जाम्स में या फिर PCS में पूछ लिया जाता है कि इस एजेंसी के अकॉर्डिंग हमारा जो GDP ग्रोथ है वो कितना रहने वाला है, या फिर NSO के अनुसार कितनी अनुशंसा की गई है GDP ग्रोथ की। इस लिहाज से इसको थोड़ा सा देखेंगे। अगली न्यूज़ हमारी क्या है, व्हाट डज प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी पासिंग मीन्स फॉर फ्यूचर ऑफ ईरान। तो यहाँ पर बात की गई है ईरान के रिस्पेक्ट में कि किसी भी देश का कोई एक हाईएस्ट अथॉरिटी पे बैठा हुआ व्यक्ति जब डेथ होती है उसकी, अगर कोई इस तरीके की घटना हो जाती है, बिल्कुल इमरजेंसी लाइक कंडीशन हो जाती है, फिर तो उस चीज़ को कैसे ठीक किया जाएगा, किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा उस कंट्री की डेमोक्रेसी को। साथ के साथ में ये मैटर होता है कि क्या नुकसान होता है अगर कोई हाईएस्ट अथॉरिटी जो है वो इस तरीके से अचानक उनकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो बात ईरान के रिस्पेक्ट में की जा रही है, थोड़ा बहुत उसका एक ओवरव्यू लेंगे। ईरान में जो है वो अलग तरीके का एक तरीके से कॉन्सेप्ट चलता है। इंडिया में है कि राष्ट्रपति प्रमुख होते हैं, लेकिन वास्तविक प्रमुख अगर देखा जाता है तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है तो पूरी जो व्यवस्था है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, डिसबैलेंस हो जाती है ना। लेकिन ईरान में जो चलता है, प्रेसिडेंट जो है ही सर्वोच्च अथॉरिटी, इनके ऊपर भी एक व्यक्ति हैं। तो उसको बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से अलग कॉन्सेप्ट चलता है। और फिर जब अभी रईसी जो प्रेसिडेंट रहे थे उनकी जो डेथ हो गई इस तरीके से अचानक से, तो कैसे ईरान की गवर्नमेंट को कंट्रोल करना है इन सारी चीज़ों को। ठीक है, अगली न्यूज़ क्या है, जॉइंट कल्चर इन आर्म्ड फोर्सेज इन वे फॉरवर्ड। तो CDS जी जो है हमारे, उनके बारे में बात की जा रही है कि अभी वो एक मीटिंग में गए थे जहाँ पर उन्होंने बताया कि जो भी हमारी आर्म्स फोर्सेस हैं उनके बीच में एक इंटीग्रेशन होना चाहिए। इंटीग्रेशन कहने का मतलब क्या है कि जितने भी भले अलग अलग हमारी शाखाएं हो, जल सेना हो, वायु सेना हो, थल सेना हो, सारी चीज़ें जो हैं वो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके चले। कभी भी इमरजेंसी लाइक कंडीशन हो अगर, तो ये ना देखना पड़े कि तीनों जो संस्थाएँ हैं या फोर्सेज हैं उनके बीच कोऑर्डिनेशन कैसे बिठाना पड़ेगा। पहले से ही हम उस चीज़ को ध्यान में रख करके क्या करें, ट्रेनिंग दें उन लोगों को इसके बारे में। तो CDS क्या है, CDS बनाया ही इसीलिए गया था। CDS जो है वो तीनों सेनाओं को मर्ज करके कंट्रोल हाईएस्ट अथॉरिटी के रूप में दे दिया गया है, जो क्या करता है, जो तीनों हमारी सेनाएं हैं उनको क्या करता है, इंटीग्रेट करने का, उनको ट्रेनिंग देने का, सारी चीज़ों को देखभाल करने का काम करता है। ठीक है, तो इसके बारे में एक छोटी सी न्यूज़ है। तो ये जो है हमारी हाईलाइट रहने वाली है जिसके ऊपर हमको डिस्कशन करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स स्पेशली आज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही डिटेल से सारे टॉपिक्स को क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे।
सबसे पहले हम न्यूज़ जान लेते हैं किसके बारे में बात की जा रही है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। वैसे तो हम इन टॉपिक्स के ऊपर में काफ़ी समय से चर्चा कर रहे हैं। जिस प्रकार से ईडी बहुत ज़्यादा एक्टिव रह रही है, साथ के साथ में भ्रष्टाचार के जो मामले निकल के आ रहे हैं वो आ ही रहे हैं। अलग अलग पॉलिटिशियंस के ऊपर में तरह तरीके के करप्शन के एलिगेशंस लग रहे हैं और ये सारा मामला कोर्ट में हमेशा चल रहा है। अभी जो नया रिसेंट मामला निकल के आया ये है हेमंत सोरेन जी, जो कि क्या है झारखंड के पूर्व सीएम रह चुके हैं, है ना। और इनके ऊपर में क्या था, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, बहुत टाइम से ये जेल में हैं। इनके बारे में न्यूज़ चल रही है। बात की गई है कि कैन अरेस्ट बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड आफ्टर कोर्ट हैज़ टेकन कंजिग्नेस। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, जो इनके वकील हैं, इनके वकील से पूछा है। इनके वकील ने ये एलिगेशन लगाया था एक तरीके से कि ईडी जो है वो गलत तरीके से इनको लेकर के आ गई है, जेल में बंद कर दिया है। अभी इलेक्शन का टाइम है, इनको क्या मिलनी चाहिए, जमानत मिलनी चाहिए। जिस तरीके से केजरीवाल जी को जमानत मिल गई है कैंपेनिंग करने के लिए या फिर इलेक्शन लड़ने के लिए, वैसे ही हेमंत सोरेन को भी मिलना चाहिए था। इसके ऊपर में पूरी डिबेट चल रही थी, चर्चा चल रही थी। तो वहाँ पर एक टर्म निकल के आया कि परमा फेशिया एक वर्ड होता है जुडिशरी के अंदर। परमा फेशिया का क्या मतलब होता है, परमा फेशिया का मतलब होता है कि बिल्कुल किसी भी टॉपिक के ऊपर में कोई भी ऐसा कानून है, एलिगेशन कुछ भी लगे हुए हैं, तो उसके लिए क्या है, बिल्कुल वैलिड साक्ष्य मौजूद हैं, उसको कहते हैं परमा फेशिया। ठीक है। तो अभी जो कोर्ट है उसने इसी का हवाला देते हुए बोला है कि केजरीवाल के खिलाफ में सबूत बिल्कुल नहीं थे, इस वजह से उनको छोड़ा गया, वो एक अलग मैटर था। ये जो है हेमंत सोरेन, इनके खिलाफ बहुत सारे साक्ष्य मौजूद हैं ऑलरेडी। परमा फेशिया वाला कंडीशन इनके ऊपर अप्लाई होता है, सारे साक्ष्य दिखाते हैं कि ये क्या है, अक्यूज्ड है, तो इनको एंटरिम बेल नहीं दी जा सकती। इसको लेकर के बात की जा रही है। ईडी के बारे में बहुत बार हम डिस्कशन कर चुके हैं, साथ के साथ में इस तरह की न्यूज़ के बारे में देख रहे हैं। फ्रंट पेज पे ये न्यूज़ होती है तो हमें थोड़ा बहुत देखना होता है कि क्या टर्म चल रहा है। तो यहाँ पर प्राइमा फेसिया जो वर्ड है, इसके बारे में मैंने बताया। याद रखिएगा कि ये अगर कभी पूछा जाए आपसे कि प्राइमा फेसिया का संबंध किससे है, तो आप जुडिशियल एक टर्म है जिसका मतलब क्या होता है कि किसी भी मामले में बिल्कुल साक्ष्य मौजूद है, 100% श्योर शॉट कि यही व्यक्ति क्या है, अक्यूज्ड है। ठीक है। तो एक टर्म याद रखिएगा यहाँ पर, बाकी और कुछ ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। अपनी अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ से हम प्रीलिम्स के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं। बात क्या की जा रही है, ईडी सर्चेस फ्रॉम डीपीआईआईटी ऑफिशियल प्रीमाइसेस। तो डीपीआईआईटी एक तरीके से उद्योग और संवर्धन जो वाणिज्य मंत्रालय है उसके अंदर एक विभाग है। ठीक है। और ये क्या काम करता है, जितने भी हमारे यहाँ पे ट्रेड रिलेटेड चीज़ें होती हैं उसको देखने का, उसको रेगुलेट करने का, उसमें क्या कमियाँ हैं उसके बारे में देखने का काम करती है। वहाँ के एक जो अधिकारी थे वो पहले अधिकारी रहे हुए थे, तो उनके खिलाफ में लोकपाल जो है हमारे यहाँ पे, उसने क्या किया था, मामला दर्ज कर रहा था और ये बोला था कि ये व्यक्ति जो है वो क्या है, भ्रष्टाचार में, करप्शन में संलिप्त पाया गया है। और फिर ईडी ने क्या किया, उनके यहाँ पर सर्च ऑपरेशन किया और चीज़ें निकल के आई। ठीक है। तो रमेश अभिषेक जी जो हैं वो ये डीपीआईआईटी के पहले ऑफिशियल्स रह चुके हैं और उनके ऊपर में ये सारे एलिगेशंस निकल के आए। ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या डिस्कस करेंगे, एक न्यूज़ तो आई है, लेकिन यहाँ पर जो दो चीज़ें हैं, एक तो लोकपाल, दूसरा है डीपीआईआईटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, पॉलिटी के लिहाज से और आपके इकोनॉमी के लिहाज से, दोनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको एग्जाम को ध्यान में रखते हुए अभी क्विक यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले डीपीआईआईटी के बारे में देखते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म हिंदी में कहते हैं इसको उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल ट्रेड एंड इन्हेंसमेंट, या फिर जो भी आपका कह लीजिए एक तरीके से डिपार्टमेंट। ठीक है। ट्रेड, इंटरनेशनल रिलेशन, जो भी सारी चीज़ें होती हैं हमारे यहाँ, इंटरनल मामले भी व्यापार से रिलेटेड और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी ट्रेड से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, तो इनका काम होता है बेसिकली पॉलिसी मेकिंग करना या फिर रेगुलेशन एक तरीके से करना, गवर्नमेंट को हेल्प करना, बेसिकली ये काम होता है। ठीक है। तो डीपीआईआईटी क्या है, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग है और ये क्या करते हैं, जो वाणिज्य मंत्रालय के अंतर आते हैं। ठीक है। और मैंने बताया कि इनका काम क्या है, रेगुलेट करना, किसको, ट्रेड को रेगुलेट करना। अभी फिलहाल मुद्दा क्या निकल के आया है कि ये जो है इनके ऊपर, इनके एक ऑफिशियल के ऊपर में एलिगेशंस लगे हैं। अब जो कि ट्रेड से रिलेटेड मुद्दा है, पैसे से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड मुद्दा है, तो इनके साथ में जो लोकपाल है वो उसका काम जुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि लोकपाल का काम ही क्या होता है, लोकपाल का क्या काम क्या है, हमारे यहाँ पर अगर भ्रष्टाचार से रिलेटेड कोई भी मामला हो रहा है उसकी देखरेख करना, उसकी स्क्रूटनी करना, अगर कोई व्यक्ति उसमें संलिप्त पाया जाता है तो उसके ऊपर एक्शन लेना, ये लोकपाल का काम है। ठीक। तो अभी जो
डीपीआईआईटी और लोकपाल के बीच में ये निकल के आई है चीज़ें। अब हमने बात की उद्योग और संवर्धन विभाग की, तो सबसे पहले बताया हमने कि ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। काम क्या करता है, आंतरिक व्यापार को बढ़ा देने के साथ वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने का काम करता है। जैसे मैंने बताया, इंटरनल ट्रेड भी देखता है और ग्लोबल लेवल पे भी ट्रेड देखता है। कौन? डीपीआईआईटी। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और क्या करता है ये, एक तरीके से एफडीआई वगैरह जो हमारे यहाँ आती है या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह होते हैं उनको देखने का काम करता है इस तरीके से। साथ के साथ में जो भी कंपनियाँ होती हैं उनको लाइसेंसिंग देना, जो भी हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी हस्तांतरण हो रहा है अगर व्यापार के क्षेत्र में, तो उसको देखना, उसको रेगुलेट करना, ये सारे काम डीपीआईआईटी का होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। काम तो हमें पता चल ही गया। ठीक, अब देखते हैं लोकपाल के बारे में। ये जो है वो आपके जीएस पेपर 2 में पॉलिटी के लिहाज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टर्म कह लीजिए, एक पद है। क्या काम करता है, इंडिया के अंदर में डेमोक्रेसी बनाए ही रखने का और करप्शन को ख़त्म करने का एक तरीके से जिम्मा मिला हुआ है किसको, लोकपाल को। सबसे पहले लोकपाल का कॉन्सेप्ट लगभग 1809 6 से 9 के बीच में आप स्वीडन में देखेंगे कि इस तरीके की कोई चीज़ आई थी। ठीक है, इंडिया में इसको आने में बहुत टाइम लगा। काफ़ी जो अन्ना हजारे जी और जो केजरीवाल जी जो है निकल के आए, एक उभरते सितारे निकल के आए, वो इसी लोकपाल से रिलेटेड अनशन में बैठे हुए थे अन्ना हजारे जी। तब जा कर के उनके साथ में केजरीवाल भी बहुत हाईलाइटेड हुए। अन्ना हजारे तो साइड हो गए, उन्होंने अनशन ख़त्म किया और उनका जो मोटिव था लोकपाल को लाने का वो हो गया, वो साइड हो गए। लेकिन जो केजरीवाल है वो क्या है, राजनीति में उतर आए। तो ये जो चीज़ें हैं इंडिया में आने में बहुत टाइम लगी हैं। लोकपाल का काम क्या है, भ्रष्टाचार विरोधी एक संस्था है भारत में, भ्रष्टाचार को एक तरीके से कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है, बना कब है, तो लोकपाल अधिनियम 2013 के तहत क्या है, लोकपाल को बहुत सारी पावर्स मिली हुई हैं कि अगर कोई व्यक्ति उनको लगता है कि संदेह है, संदिग्ध है, इसके ऊपर में कुछ जांच करने की ज़रूरत है, तो वो क्या करते हैं, लोकपाल अधिनियम 2013 के तहत में अपना पावर लेकर के काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, ये क्या काम करते हैं, भ्रष्टाचार और कुशासन के आरोप में अगर कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति में प्रधानमंत्री और अन्य उच्च पद पर अधिकारी जो भी हो सकते हैं, उन सब के खिलाफ भी अगर मतलब मान लीजिए कि जो भी पॉलिटिशियन हैं या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति है, ऑफिशियल है, जो डायरेक्टली क्या कर रहा है, पॉलिसी मेकिंग में इफेक्ट ला रहा है, अगर उसके खिलाफ भ्रष्टाचार से रिलेटेड कोई भी मामला आता है तो लोकपाल क्या कर सकते हैं, उसको उसकी शिकायतों को सुन सकते हैं, उसकी जांच कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ठीक है, अगली बात क्या है कि इसमें क्या होता है, एक अध्यक्ष होते हैं और बहुत सारे इसमें अन्य सदस्य भी होते हैं। ठीक है, उनको हेल्प करने के लिए नियुक्ति एक समिति के द्वारा की जाती है, ये भी, जो कि क्या होता है, उस समिति में आपको दिखेंगे प्रधानमंत्री दिखेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष दिखाई देंगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर न्यायाधीश। ठीक है, तो इन चार से मिलकर के एक कमेटी बनती है। एक कमेटी जो होती है वो क्या काम करती है, वो काम करती है लोकपाल को नियुक्त करने का। ठीक है, तो समिति में कौन कौन से लोग होते हैं, समिति में लोग होते हैं आपके, एक तो समिति में आपको सबसे पहले दिखाई देंगे कौन, जो कि लोकपाल को क्या करते हैं, चयन करते हैं। तो पीएम होंगे, साथ के साथ में लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे, साथ के साथ में लोकसभा के अध्यक्ष होंगे और एक व्यक्ति जो होगा कौन सा होगा, जुडिशरी से होगा, वो क्या होगा, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट का क्या हो सकता है, जज हो सकता है। ठीक है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश भी हो सकते हैं और मुख्य न्यायाधीश जो कि सर्वोच्च न्यायालय में मौजूद हों। तो हाई कोर्ट नहीं, केवल और केवल क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर क्या होंगे, जज होंगे या फिर कोई जो हमारे सीजेआई हैं वो हो सकते हैं, जो कि इस समिति में रहेंगे और क्या करेंगे, लोकपाल का चुनाव करते हैं। ठीक है, तो यह ध्यान में रखिएगा कि एक समिति के थ्रू इनको भी चुना जाता है। जितने भी हमारे यहाँ पे नेता होते हैं या फिर कोई ऐसे बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति होता है जिसके बारे में कोई शिकायत आती है, उन सबको इन्वेस्टिगेट करने का अधिकार लोकपाल के पास होता है। ठीक है, फिर वो मामला अपना राष्ट्रपति को सौंपते हैं, जो भी वो रिपोर्ट वगैरह तैयार करते हैं और फिर राष्ट्रपति उसके खिलाफ में जो भी एक्शन लेना होता है उसको लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात की गई है, साथ के साथ डीपीआईआईटी के बारे में हमने बात की ही। और एक फैक्ट ये भी है कि सबसे पहले अगर 2013 में इंडिया में कब ये आया है, तो 2013 से इसकी शुरुआत हुई है एक तरीके से, 2013 का अधिनियम। लेकिन नियुक्ति कब हुई है लोकपाल की, तो सबसे पहले 2019 में जाकर के पहला लोकपाल नियुक्त हुआ है। ये अनशन ही इसलिए चल रहा था, जब उस टाइम पे भी अनशन हो रहे थे तो यही हो रहा था कि अधिनियम के बारे में बात कर ली गई थी। डिफरेंट जो हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट के सेशंस हुए थे उन सब में लोकपाल अधिनियम को लेकर के बात हुई थी कि हाँ, इस तरीके का कोई अधिकारी होना चाहिए। लेकिन वो क्या हो रहा था,
बातें तो हो रही थी, अधिनियम बनेगा, इस तरीके की चीज़ें हो रही थी, लेकिन जो लोकपाल है वो उसको अपॉइंट नहीं किया जा रहा था। तो अन्ना हजारे जी भी वो लेट लतीफ़ी क्यों हो रही है इसके लिए अनशन कर रहे थे उस समय में। तो यहाँ से एक चीज़ और फैक्चुअल डाटा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहले जो लोकपाल थे कौन थे और कब इंडिया में उनको क्या किया गया था, नियुक्त किया गया था एज अ लोकपाल। तो न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष, तो इनका नाम याद रखिएगा, पिनाकी चंद्र घोष जो थे वो इंडिया के सबसे पहले क्या थे, लोकपाल थे, और ये पहले अध्यक्ष थे लोकपाल के। कब इनको नियुक्त किया गया था, तो 23 मार्च 2019 में उन्हें ये पद दिया गया था। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि अधिनियम तो हमारा 2013 का है, लेकिन लोकपाल पहला नियुक्त कब हुआ है, 2019 में। नाम क्या है, पिनाकी चंद्र घोष। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, देखते हैं अगले न्यूज़ के बारे में। ज्योग्राफी के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ के साथ इन्वायरमेंट। तो जीएस पेपर 1 से भी आप लिंक कर सकते हैं, जीएस पेपर 3 से भी आप लिंक कर सकते हैं। जब एनालिटिकल बात करेंगे जीएस पेपर 3 आ जाएगा कि किस तरीके से क्लाइमेट को ये इम्पैक्ट कर रहा है। जब हम फैक्चुअल डाटा पढ़ेंगे इसके बारे में तो ज्योग्राफी से रिलेटेड ये डाटा हो जाएगा और ये हम जीएस पेपर 1 में देखेंगे। ठीक है, बात क्या की जा रही है, बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट स्टेट 90 एकड़ प्रोजेक्ट इन फ्रेजाइल कुमाऊं हिमालय। तो कुमाऊं हिमालय जो कि कहाँ पर है, उत्तराखंड वाले एरिया में आता है। अभी मैं पूरा उसका ज्योग्राफिकल जो स्टेटस है वो सारी चीज़ों को बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर कुमाऊं हिमालय में अभी 90 एकड़ का जो एरिया है वहाँ पर प्रोजेक्ट्स बनने जा रहे थे। ठीक है, जिसमें क्या हो रहा था, हिल स्टेशंस होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, होटल वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम होता रहता है। बहुत सारी कंपनियाँ टेंडर लेती हैं और उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे होटल्स बनते हैं, वहाँ पे आपके बहुत सारे एक तरीके से टूरिस्ट प्लेसेस बनते हैं घूमने के लिए, आपकी सुविधा के लिए, इस तरीके से। तो 90 एकड़ का जो कुमाऊं हिमालय वाला एरिया था वहाँ पर अभी कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला था, लेकिन उसके खिलाफ में जो जनरली इन्वायरमेंटलिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, पर्यावरण को किस तरीके से बचाना है इसके लिए वो काम करते रहते हैं। बहुत सारे एनजीओज होते हैं जो क्या करते हैं, अगर इस तरीके का कोई भी काम किया जाता है हिमालयी क्षेत्रों में, और स्पेशली ये जो पूरा एरिया है वो आपका क्या है, अर्थक्वेक जोन में आता है, मतलब यहाँ बार बार फ्रिक्वेंटली भूकंप वगैरह आते रहते हैं। तो ऑलरेडी बर्डन है इस ज़मीन के ऊपर में। हमने देखा था 1-1.5 साल पहले जो उत्तरकाशी वाला एरिया था, जहाँ पर जो मठ बना हुआ है, हमारे शंकराचार्य जी ने जो मठ बनाया था, वहाँ पर ज़मीन नीचे धंस रही है। मतलब कि ये जो आप देख लीजिए जितने भी पहाड़ी एरियाज़ हैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बर्डन से गुजर रहे हैं, ओवर बर्डन हो रहा है वहाँ पे। हमने टूरिस्ट प्लेसेस वहाँ पे इतने बना दिए हैं, होटल रेस्टोरेंट वगैरह सारी चीज़ें हो गई हैं इस वजह से। तो इसी को लेकर के ये पूरा एक प्ली जो है वो याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गई हुई थी कि इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर में सबसे पहले काम क्या होना चाहिए, इन्वायरमेंटल असेट्स जो होता है, इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए। ठीक है, असेसमेंट, तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए। आगे चर्चा करेंगे कि ये क्या होता है। एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म में अगर हम आसान शब्दों में समझे तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है कि अगर कोई प्रोजेक्ट हम बनाने के लिए जा रहे हैं वहाँ पर पहाड़ी एरियाज़ में या फिर किसी भी एरिया में, उसका पर्यावरण के ऊपर क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा इसके बारे में हमें पहले से उसके बारे में जाँच करनी है। और अगर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा तो उसको किस तरीके से मिटिगेट करना है, किस तरीके से कम करना है, इसके बारे में भी हमको क्या करना है, पहले से ही सारी चीज़ें ड्राफ्टिंग करके चलनी है। तो ये होता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। मतलब कि कोई भी प्रोजेक्ट नया शुरू हो रहा है, इन्वायरमेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उस प्रभाव को किस तरीके से कम किया जा सकता है, रोका जा सकता है। लेकिन मुद्दा क्या हुआ है, मुद्दा ये हुआ है, मामला कोर्ट में इसलिए गया कि हमारे यहाँ पे इंडिया में जनरली गवर्नमेंट क्या करती है, ये जो EIA वाला कॉन्सेप्ट है इसको क्या कर लेती है, इग्नोर कर देती है। मतलब कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स ऐसे ही टेंडर पास कर दिए जाते हैं जिसमें पहले ये नहीं देखा जाता कि वो जो प्रोजेक्ट है वो चालू होगा तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स एनवायरनमेंट पे पड़ेंगे, पर्यावरण को क्या उसके लिए हानि झेलनी पड़ेगी, ये चीज़ें हैं। तो अभी फ़िलहाल कुमाऊं हिमालय से भी यही सारी चीज़ निकल के आई कि 90 एकड़ के एरिया में प्रोजेक्ट को क्या कर दिया गया, पास कर दिया गया, गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया, लेकिन वहाँ पर ये नहीं देखा गया है कि EIA का क्या इम्पैक्ट रहेगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टे लगा दिया है इस एरिया में। 90 एकड़ के जो एरिया है कुमाऊं हिमालय का, वहाँ पर स्टे लगा हुआ है कि किसी भी तरीके का अभी काम जो है वो रोक दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से न्यूज़ तो हमें पता चल गई क्या है, यहाँ से आपको एक आंकड़ा भी मिल गया, एक तरीके से फैक्ट मिल गया कि अभी हाल ही में अगर आंसर राइटिंग में लिखना हो कि क्या इस तरीके से काम है, पर्यावरण को किस तरीके से आज के दिनों में पॉलिसीज से नुकसान हो रहा है, तो आपके पास एक फैक्ट तैयार हो गया कि हाल ही में कुमाऊं हिमालय में इस तरीके का केस निकल के आया। अब लेकिन हमारे लिए यहाँ पर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, वो है कुमाऊं हिमालय। और कुमाऊं हिमालय ही नहीं, हम अभी देखेंगे कि जो हमारा हिमालय वाला रीजन है उसको नदियों के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से क्या किया गया है,
4 प्रकार के हिमालय में बांटा गया है, ठीक है, जिसमें आपका पंजाब हिमालय आता है, सिंध, नेपाल, कुमाऊं हिमालय, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इससे आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं ज्योग्राफी के अंदर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस टॉपिक को कुमाऊं हिमालय का तो देखेंगे ही कि उसकी क्या न्यूज़ में है, तो उसके बारे में स्पेशलिटी उसकी जानेंगे, लेकिन उसके आसपास जो हमारे उस टॉपिक से रिलेटेड और भी जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है उसको भी देख लेंगे, ठीक। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि हिमालय का जो विभाजन किया गया है किसके आधार पर, नदियों के आधार पर। बहुत सारे अलग अलग तरीके से हिमालय का विभाजन है। जैसे अब मैं ज्योग्राफी तो यहाँ पढ़ा नहीं रही हूँ, लेकिन फिर भी ओवरव्यू दूँ अगर मैं आपको, तो ओवरव्यू आपको यही मिलेगा कि जब हम अगर बात करते हैं ज्योग्राफिकल स्टेटस के हिसाब से देखेंगे तो आपको मिलेगा कि पहले वृहद हिमालय आएगा, उसके बाद आपको मिलेगा क्या, आपको लघु हिमालय, शिवालिक, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो इस तरीके से क्या किया गया है, बहुत सारे जो ग्रेट हिमालय यहाँ पर होता है, उसके बाद में आपके बहुत सारे 4 पार्ट्स में हिमालय को बांटा गया, ठीक है, जिसमें कि आपका वृहद हिमालय आता है, लघु हिमालय आता है, उसके बाद शिवालिक श्रेणियाँ शुरू हो जाती है। इस तरीके की चीज़ें वो क्या है, वो ज़मीन के हिसाब से, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करें कि नदियों के विभाजन के हिसाब से कितने भागों में बांटा गया है हिमालय को, तो वहाँ पर 4 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो एक होता है पंजाब हिमालय बोला जाता है जिसको, ठीक है, पंजाब हिमालय, उसके बाद है कुमाऊं हिमालय, फिर है नेपाल हिमालय और फिर है असम हिमालय, ठीक। तो यहाँ पर 4 प्रकार से बांटा गया है हिमालय को नदियों के आधार पर कि कौन सी नदी बह रही है, कौन सी नदी इन हिमालय के बॉर्डर बना रही है, इस तरीके से बांटा गया है। तो सबसे पहले आपका आता है पंजाब हिमालय, इसको कश्मीर हिमालय भी बोलते हैं, सबसे पहले नंबर पे आता है नॉर्थ। उसके बाद में आएगा आपका कौन सा, कुमाऊं हिमालय, ठीक है। कुमाऊं के बाद में आपका आता है नेपाल हिमालय और उसके बाद आता है आपका असम हिमालय, ठीक है। ये नॉर्थ से होकर के इस तरीके से जाता है ईस्ट की तरफ, जो हमारा मैप है तो यहाँ से आपको दिखाई देगा ये इस तरीके से अरुणाचल प्रदेश के साइड में आपको जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो नदियों के आधार पर ये विभाजन किया गया हिमालय का, जिसमें पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय जिससे रिलेटेड अभी न्यूज़ आई हुई है, साथ के साथ में नेपाल हिमालय है और साथ के साथ में असम हिमालय, ठीक है। तो हम अभी देखेंगे कि कौन कौन सी नदियों के आधार पर इसका विभाजन किया गया है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले पंजाब हिमालय की, तो पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, ठीक है, अगर आपको बोला जाए कश्मीर का नाम ले लिया जाए या फिर पंजाब का नाम ले लिया जाए, तो कौन सी 2 बड़ी नदियाँ आपको ध्यान में आएंगी। अगर आप कश्मीर का नाम लेते हैं तो आपको सबसे बड़ी नदी क्या याद आएगी, सिंधु नदी का याद आएगा, क्योंकि वो सिंधु नदी ही होकर के जाती है, जो यहाँ से निकलती है आपके किधर तिब्बत वाले एरिया से निकलती है और फिर वो क्या होती है, जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले एरिया को सरपास करते हुए जाकर के पाकिस्तान में चली जाती है ना। तो सबसे पहले आएगा आपका, अगर आप पंजाब हिमालय की बात करेंगे तो 2 नदियाँ आएंगी, एक तो सिंधु और दूसरी कौन सी, पंजाब है तो सबसे इंपॉर्टेंट पंजाब की नदी सतलज। सबसे ज़्यादा सिंचाई जो है वो सतलज नदी के वजह से ही वहाँ पर होता है, ठीक है ना, पंजाब में। तो अगर आपको बोला जाए कि पंजाब हिमालय कौन सी 2 नदियों के बीच में है या कि कौन सी 2 नदियां हैं जो कि पंजाब हिमालय की सीमा बनाती हैं, तो आपको याद रखना है सिंधु और सतलज। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, इसलिए ये सारी चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको पूछा जाए कुमाऊं हिमालय के बारे में, जिसके बारे में न्यूज़ आई हुई है, तो कुमाऊं हिमालय कहाँ पर आएगा, पहले तो आपका आएगा सिंधु नदी, उसके बाद आप थोड़ा नीचे आएंगे आपको यहाँ मिलेगा सतलज, उसके बाद आप थोड़ा और ईस्ट की तरफ चले जाएंगे तो आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे काली नदी मिलेगी। काली नदी क्या है, नेपाल के साथ में, नेपाल से निकलती है इंडिया में आ जाती है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा और आप ईस्ट की तरफ जाएंगे तो आपको मिलेगा क्या, तीस्ता नदी, ठीक है। और उसके बाद बिल्कुल आप ईस्टर्न पॉइंट पे चले जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा दिहांग नदी, जो कि आपको कहाँ पे मिलेगा, ब्रह्मपुत्र की सहायक है, अरुणाचल वगैरह वाले एरिया में आपको मिलेगी, ठीक है, असम अरुणाचल वाले एरिया में, ठीक। तो इस तरीके से जैसे मैंने बताया कि आप नॉर्थ टू इधर ईस्ट की तरफ जाएंगे तो इस तरीके से नदियों के बहाव के हिसाब से हिमालय को 4 भागों में बांटा गया, ठीक। सबसे पहले हमने सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय को देखा, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे कि सतलज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय आता है। तो अगर पूछा जाए कि कुमाऊं हिमालय की लोकेलिटी क्या है, कौन सी 2 नदियां हैं उसके बीच में, तो आपको बताना है कि कुमाऊं हिमालय कहाँ आता है, सतलज और काली के बीच में। फिर आप थोड़ा और आगे बढ़े तो काली और तीस्ता के बीच में आपको कौन सा दिखेगा, काली नदी नेपाल से निकलती है तो नेपाल हिमालय आपको मिलेगा काली और तीस्ता नदियों के बीच में, ठीक है। उसके बाद तीस्ता से दिहांग की तरफ आप जा रहे हैं, मतलब आप अरुणाचल और असम की तरफ जा रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा, असम हिमालय मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम
एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं आपके इसलिए बोला जाता है कि बार बार आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी जो हिमालय है कौन सी 2 नदियों के बीच आता है। ठीक है, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। नॉर्थ टू आपको क्या करना है, ईस्ट की तरफ लेकर के जाना है। सिंधु, सतलज, काली, फिर तिस्ता और दिहांग। ठीक है, सिंधु सतलज के बीच आपको पंजाब मिलेगा, सतलज और काली नदी के बीच आपको कुमाऊं मिलेगा, काली नदी और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय मिलेगा, और तीस्ता और दिहांग के बीच असम हिमालय मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने पीटी के लिहाज से इंपॉर्टेंट जो फैक्ट थे इससे रिलेटेड आपने डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं कुमाऊं हिमालय के बारे में स्पेशली देख लेते हैं, क्योंकि न्यूज़ है। तो कुमाऊं हिमालय कहाँ है, उत्तर में तिब्बत, उसके पूर्व में है नेपाल, दक्षिण में है उत्तर प्रदेश और पश्चिम में है गढ़वाल मंडल। ठीक है, कुमाऊं हिमालय बेसिकली आपका उत्तराखंड वाला एरिया है। अगर आप चले जाएंगे इसमें तो आप देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, सतलज और काली, नेपाल वाला भी कुछ एरिया यहाँ पर आ रहा है, और इसके पास में आपको मिलेगा क्या, तिब्बत। तो उत्तर में इसके तिब्बत है, साथ के साथ में अगर आप ईस्ट साइड में देखेंगे तो आपको मिलेगा क्या, नेपाल। नीचे आप देखेंगे उत्तराखंड से नीचे क्या है, उत्तर प्रदेश है, तो दक्षिण की साइड में उत्तर प्रदेश मिलेगा कुमाऊं हिमालय के, और पश्चिम में आपको गढ़वाल मंडल मिलेगा। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल वाला जो एरिया बोला जाता है वो। ठीक है, कौन कौन से रीजन्स आते हैं यहाँ पे, तो रानीखेत का जो भारतीय सेना की जो प्रसिद्ध कुमाऊं रेजिमेंट है वो इधर के नाम पे ही पड़ी हुई है। आपको कौन कौन से जिला आते हैं कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत, तो हल्द्वानी, नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीघाट, पिथौरागढ़, ये सारे जो इंपॉर्टेंट जिले उत्तराखंड के हैं वो कुमाऊं हिमालय में ही आते हैं। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है, हमने देख ही लिया। इसकी स्पेशलिटी क्या है कि जितने भी आपको ऊंची ऊंची हिमालय देखेंगे वो उनमें से कुछ हिमालय इसी कुमाऊं हिमालय में पाए जाते हैं। ठीक है, तो कुमाऊं हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियों में आपको नंदा देवी मिलेगा, कामेट मिलेगा, त्रिशूल पर्वत मिलेगा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बंदरपूछ, ये सारे जो हैं वो कहाँ पर हैं, कुमाऊं हिमालय में ही पाए जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नंदा देवी आपका कहाँ पर है, कुमाऊं हिमालय में। कामेट, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बंदरपूछ, ये सारे के सारे जो हैं वो कुमाऊं हिमालय के अंदर ही आते हैं। ठीक है, साथ के साथ में जो उत्तराखंड में यूनेस्को की साइट में एक चीज़ जुड़ी हुई है उत्तराखंड से, वो क्या है, फूलों की घाटी है ना। तो फ्लावर वैली जो बोला जाता है, फूलों की घाटी, वो क्या है, वैली ऑफ फ्लावर, वो भी कुमाऊं हिमालय में ही आता है। ठीक है, तो कुमाऊं हिमालय से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट्स है उसको डिस्कस कर रहे हैं। हिमालय की सभी ऊंची चोटियों में नेपाल हिमालय के अंतर्गत भी कुछ चीज़ें आती हैं, लेकिन फिलहाल हमने यहाँ पे किसके बारे में बात की, कुमाऊं हिमालय के बारे में बात की। साथ के साथ नदियों के आधार पर हिमालय का क्या विभाजन है इसको हमने देखा। तो कोई भी टॉपिक जब आता है तो वहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं उसको ध्यान में रख करके पढ़ाई करनी होती है, स्पेशली तब जब प्रीलिम्स बहुत पास में हो। ठीक, अब हम देखते हैं कि सारा मुद्दा निकल के कहाँ से आया है, EIA के बारे में, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में। हम इससे रिलेटेड अभी एक एडिटोरियल भी डिस्कस करने वाले हैं, तो यहाँ पर चीज़ें समझ आ जाएंगी तो आगे भी आसानी रहेगी। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो है वो क्या होता है, मैंने आपको आसान शब्दों में बताया कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर हम लगा रहे हैं उसका एनवायरनमेंट के ऊपर में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको पहले से ही जांच लेना, और फिर उस प्रभाव को, उस नेगेटिव इफेक्ट को किस तरीके से ठीक किया जाएगा, इसको पहले ही कैलकुलेट करना क्या कराता है, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कहलाता है। ठीक है, तो इसके बारे में बात की गई है। पर्यावरण प्रभाव आकलन इसको हिंदी में कहते हैं। काम क्या करता है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जो है हमारे यहाँ पे जो एक्ट है इन्वायरमेंट से रिलेटेड 1986 का, उसके तहत ये आता है, और सारा जो है मैंने बता ही दिया कि पर्यावरण से रिलेटेड काम करता है। इंडिया में ओरिजिनेट कब हुआ, तो 1994 तक केंद्र सरकार ने क्या किया था, इसके लिए कुछ काम करना शुरू किया था। इनिशियली जो है वो 1976 वगैरह से काम शुरू हुआ था, पर धीरे धीरे आते आते काफ़ी लेट लगा और 2006 में इस तरीके का कानून बन करके आया। ठीक है, फाइनली तो 76 से काम चल रहा था इसके ऊपर, किस तरह की कोई चीज़ होनी चाहिए। फिर 1994 में उसको रखा गया, पार्लियामेंट में कोई भी चीज़ लानी होती है तो ऑब्वियसली कई बारी, लेकिन ऐसा होता है कि मेजॉरिटी नहीं होती या अपोजिशन पार्टी होती है, वो उन चीज़ों को लागू नहीं होने देती। तो बहुत लंबे अरसे के बाद में 2006 में इस तरीके से क्या हुआ, एक कानून बना और फिर EIA कानून बन करके आया। और इसी के बेसिस पे अभी जितने भी हमारे यहाँ रोड कंस्ट्रक्शंस होते हैं या फिर थर्मल पावर प्लांट लगते हैं, नदी घाटी परियोजनाएं होती हैं, तो इन सबको ये 2006 का जो हमारे पास में कानून है, इसी के तहत एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करके पहले उसके बारे में जाना जाता है कि क्या प्रभाव पड़ेगा इन सारी नदी घाटी परियोजनाओं की वजह से, या फिर ये जो बुनियादी ढांचा हम बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं उससे, और फिर हम उसकी तहत क्या करते हैं, काम करते हैं। लेकिन अभी बहुत देखा गया है इस तरीके से कि जो एनवायरनमेंट
को नज़रअंदाज करके इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, जो ये 2006 का कानून है इसको एक तरीके से क्या करती है, इग्नोर करती है और ऐसे ही बिना असेसमेंट के ही क्या करती है, कई मामलों में अप्रूवल दे देती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड। इसीलिए सारा मुद्दा कोर्ट में गया हुआ था। ठीक, तो आई होप आपको सारे टॉपिक समझ में आए होगा। क्या मुद्दा था उसको भी हमने देखा, उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जानना जरूरी था उसको भी हमने देखा। अब चलते हैं अगले, ये छोटी सी न्यूज़ है। यहाँ पर बात की गई है बेसिकली कुछ सेक्शंस के बारे में, जैसे कि मोटर व्हीकल एक्ट है हमारा, उसका सेक्शन 75, 77 क्या कहता है। फिर आपका जो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन चाइल्ड एक्ट है 2015 का, उसके तहत कुछ सेक्शन की बात की है। बेसिकली ये है कि किस तरीके से हमारा समाज एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करना चाहिए, उसके लिए ये पूरी एक एग्जाम्पल सेट किया गया है। जब इन दो माइनर्स बच्चों ने क्या किया, एक तो उसका 17 साल का बेटा और उसका एक फ्रेंड, इन दोनों ने मिलकर के क्या किया, दो लोगों को कुचल दिया। ठीक है, और उसके बाद में क्या हुआ, कोर्ट ने इनको दे दी जमानत। तो सारे लोग शॉक्ड हो गए कि भैया इन्होंने दो लोगों को मारा है, फिर कोर्ट ने कैसे इनको बेल दे दी। लेकिन कोर्ट ने बेल इसलिए दी क्योंकि ये आते हैं क्या, अंडर 18 है, ये माइनर हैं। जुवेनाइल जस्टिस हमारे यहाँ पे एक्टिव हो जाता है। जुवेनाइल जस्टिस कहता है कि अगर गैर इरादतन कोई हत्या हुई हो तो उसमें क्या है, कोई भी बच्चा अगर है तो उसको क्या किया जाएगा, संरक्षण में रखा जाएगा, ना कि जेल में रखा जाएगा, है ना। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ही बना था क्योंकि उसको बच्चों को क्या करना है, क्रिमिनल जो उनकी एक मानसिकता बन गई है अगर, तो उसको क्या करना, सुधारना है। तो जनरली क्या होता है, जो बिलो 18 होते हैं, जो माइनर होते हैं, उनको जेल भेजने की बजाय क्या किया जाता है, रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजा जाता है या फिर सुधार गृह में भेजा जाता है, जहाँ पर उनको क्या किया जा सके, उनकी जो मेंटल स्थिति है, क्रिमिनल जो एक अप्रोच हो गई है, उसको ठीक किया जा सके, ट्रीट किया जा सके। फिलहाल यहाँ पर मैटर ये निकल के आ गया, जो बच्चा था 17 ईयर ओल्ड का, उसने अल्कोहल कंज्यूम किया हुआ था, इस वजह से तो एक्सीडेंट हुआ। तो यहाँ पर बच्चे की गलती तो थी, लेकिन गैर इरादतन हत्या का मामला लगा, लेकिन उसके फादर को क्या किया गया है, इसके वजह से क्या किया गया है, अरेस्ट किया गया है। और डेफिनेटली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, 17 साल के बच्चे को इतनी लग्जरियस गाड़ी दे देना, तो फादर को अरेस्ट करना सही भी है एक तरीके से। चलिए अगला देखते हैं हम, किसके बारे में बात की जा रही है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ही बात की जा रही है। ये आपको जीएस पेपर 3, ठीक है, यहाँ से लिंक करना है। एडिटोरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात क्या कर रहा है, ऐसे तो पॉलिटिकल चीज़ें के बारे में बात कर रहा है, लेकिन इसमें जो बातें कही गई हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात की गई है कि इस बार का जो भी मैनिफेस्टो है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसमें एनवायरनमेंट को इतना ज़्यादा या फिर क्लाइमेट चेंज को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है। अगर आप बात कर लीजिए कि कांग्रेस की, तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में चीज़ें शामिल की हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा वोकल नहीं है, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है कि किस तरीके से वो उस पर काम करेंगे। उन्होंने बोला है कि वो काम करेंगे, लेकिन सारी चीज़ें एक तरीके से पहले से ये निश्चित नहीं किया गया है, बताया नहीं गया है कि काम किस तरीके से किया जाएगा, अगर कमी है तो उसको किस तरीके से सुधारा जाएगा। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है, इसमें एडिटोरियल आया है, इसमें बात बोली गई है कि हमारे यहाँ पे अभी जो लद्दाख वाला एरिया था, वहाँ पर क्या है, जो फुनसुक वांगडू जी हैं, जिन्होंने 3 इडियट्स देखी है, उनको मालूम है। तो ये जो वांगचुक साहब थे, उन्होंने अभी रिसेंटली लद्दाख में क्लाइमेट से रिलेटेड ही बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया। हज़ारों की संख्या में लद्दाख से लोग निकल करके आए और उनका मेन कंसर्न क्या था कि जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं इसकी वजह से, और साथ के साथ क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है इसकी वजह से ध्यान देने की बात की गई थी गवर्नमेंट को। साथ के साथ में बहुत लंबे अरसे से वहाँ पर कोई मिनिस्टर, अभी इलेक्शन हुए नहीं है, उनको यूटी का दर्जा मिला हुआ है, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए पार्लियामेंट में कोई अच्छा मिनिस्टर होना चाहिए, उनकी संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, सो दैट वो क्या कर सके, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उसको भी डिस्कस कर सकें। और लद्दाख जो है वो सबसे ऊपरी पार्ट है, हमारा नॉर्दर्न हिस्सा है हमारे इंडिया का, और जो हिमालय वाले रेंज में आता है, ग्लेशियर पिघलेगा अगर, तो सबसे ज़्यादा त्रासदी सबसे पहले वहीं पर ही होगी। नदियाँ बह करके जब आती हैं तो वो नीचे नीचे जब आती हैं फ्लो होकर के, तो जहाँ से ओरिजिनेट हुई हैं अगर वहाँ पे ग्लेशियर में पिघल रहा है, तो फिर सबसे ज़्यादा बाढ़ वगैरह के केसेस वहीं पर निकल के आएंगे। एनवायरनमेंट का जो नेगेटिव इफेक्ट है सबसे ज़्यादा लद्दाख में ही दिखेगा। तो बोला गया है कि हाल ही में इस तरीके की चीज़ें हो रही है, प्रोटेस्ट भी हो रहा है, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट इस दिशा में काम नहीं कर रही है। और कुछ मामलों में ऐसा दिखता है कि ये जो काम है, ये नज़रअंदाज होना या फिर इग्नोरेंस होना, वो जानबूझकर किया जा रहा है। जानबूझकर क्यों किया जा रहा है, जैसे कि अभी हमने बात की एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की, ठीक है, तो ये 2006 के अकॉर्डिंग ऑलरेडी कानून बना हुआ है हमारे यहाँ पे,
लेकिन फिर भी गवर्नमेंट क्या कर रही है, इन सारे कानूनों को नज़रअंदाज करके क्या कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर में ज़्यादा फोकस दे रही है। और ये सारी चीज़ें क्यों की जाती हैं, कभी भी अवसंरचना विकास किस लिए किया जाता है, हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होता है, अगर आप मान लीजिए कि होटल रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, रोड्स अच्छी बन रही है, तो कनेक्टिविटी अच्छी हो रही है, तो इकोनॉमी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो इस एडिटोरियल में बोला गया है कि ये जो इग्नोरेंस है, आपको क्लियर कट हाल ही में एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं कि अलग अलग एनवायरमेंटलिस्ट जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट क्यों इस तरीके की नज़रअंदाजी दिखा रही है, वो इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट का अभी ज़्यादा फोकस किसके ऊपर है, इकोनॉमी के ऊपर है, ना कि एनवायरमेंट के ऊपर है। और इसके बारे में बोला गया कि ये बहुत ही लॉन्ग टर्म में बहुत ही क्रिटिकल चीज़ें, क्रिटिकल जो एक कंसर्न निकाल करके लेके आएगी कि अगर हम सिर्फ इकोनॉमी के ऊपर में ध्यान दे रहे हैं और हम एनवायरमेंट के ऊपर में ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर एक टर्म होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत बारी सुना है हमने। क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ही यही है कि आज हम रिसोर्सेज का यूज़ तो करें, आज जो हमारी ज़रूरत है उसको पूरा तो करें, लेकिन उसको क्या करें, इन फ्यूचर आगे आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी कुछ बचा करके रखें। तो यहाँ पर बात केवल और केवल रिसोर्सेज के यूज़ की हो रही है, लेकिन एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, इसको लेकर के है। अगर आप बात कर लीजिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमारे यहाँ का जो है, जो 2007 जो बना हुआ है 2030 तक के लिए, तो उसमें 17 गोल हैं, ठीक है। 17 गोल में आपका क्लाइमेट कहाँ पर आता है, 17 गोल्स में आपका क्लाइमेट चेंज आता है 13 नंबर पे, ठीक है। बहुत बारी डिस्कस किया हुआ है हमने एसडीजी को, हमने पूरा एक मेरे न्यूज़ में आया था जब हमने, तो उसको मैंने क्या किया था, पूरा आर्टिकल, तो एसडीजी 1 से लेकर के 17 तक सारे गोल्स मैंने उसको डिस्कस किए थे और आपको बोला भी था कि आपको बार बार उसको क्या करना है, रिवाइज़ करना है, क्योंकि जब आप इस तरीके से अपने आंसर में चीज़ें यूज़ करते हैं तो बहुत ही एक अच्छा इम्पैक्टफुल आपका आंसर निकल कर के आता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात की गई है कि इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन एनवायरनमेंट के ऊपर में ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। और हम इसकी वजह से क्या कर रहे हैं, एसडीजी गोल जो 13 है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, उसको हम कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर रहे हैं, ठीक। दूसरी बात ये बोली गई है कि कई ऐसे हमारे यहाँ पे स्टेट्स हैं जो इस दिशा में अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मोर और लेस बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो कि बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह ही इस तरीके की अनदेखी कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने अभी जस्ट न्यूज़ देखी कुमाऊं हिमालय से रिलेटेड, तो उत्तराखंड की गवर्नमेंट जो है वो भी इस तरीके की नज़रअंदाजी कर रही है, उनका फोकस इकोनॉमी के ऊपर ज़्यादा है, एनवायरमेंट के ऊपर में कम है ना। तो एक यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है मुंबई का, मुंबई में एक तरीके से क्लाइमेट एक्शन प्लान लेकर के आया गया है, ठीक है। और ये क्या काम करता है, मुंबई में जो क्लाइमेट एक्शन प्लान है ये काम करता है C14 में अपने आप को शामिल किया हुआ है उन्होंने, ठीक है। तो मुंबई का आपको एक एग्जाम्पल भी मिल गया यहाँ पे कि मुंबई का जो क्लाइमेट एक्शन प्लान है उसमें क्या है, ये C40 कंट्रीज़ में अपने आप को क्या कर चुके हैं, शामिल कर चुके हैं। ये C40 कंट्रीज़ क्या है, ये C40 में बहुत सारी सिटीज़ हैं ऑल ओवर वर्ल्ड के, विश्व के बहुत ही एक तरीके से डेवलप्ड जो सिटीज़ हैं, यहाँ पे शहर है, सी का मतलब यहाँ पे सिटी से है, ठीक है। तो उसमें मुंबई भी शामिल है और वो ये सारे मिल करके क्या करते हैं, इसी तरीके के क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड और एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, इसको किस तरीके से ठीक करना है, इसको लेकर के काम करते हैं। तो मुंबई ने अपने आप को क्या किया है, C40 के तहत काम करना शुरू किया है, शामिल किया है। साथ के साथ में अभी रिसेंटली मुद्दा निकल के आया कि अभी जो कोर्ट में मामला गया है एनवायरनमेंट से ही रिलेटेड ये सारी चीज़ों को लेकर के, तो कोर्ट ने भी अपनी एक जजमेंट दी है। जजमेंट नाम याद रखिएगा, रिसेंट है, इसलिए अगर आप आंसर राइटिंग में यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। MK रंजीत सिंह, तो ये MK रंजीत सिंह वर्सेस यूनियन का जो एक केस आया अभी रिसेंटली मार्च 2024 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो MK रंजीत सिंह जो है उनके बारे में जब ये मामला गया कोर्ट में, वर्सेस क्या है, इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया, कौन सा है, मार्च 2024 में ही ये निकल के आया है केस। इसमें बोला गया है कोर्ट के द्वारा कि आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 के तहत राइट टू इन्वायरमेंट जो है, क्लीन इन्वायरमेंट जो है वो क्या है, फंडामेंटल राइट है। तो एडिटोरियल में बात की गई है कि अगर गवर्नमेंट इस तरीके से अनदेखी कर रही है इन्वायरमेंट की, तो कहीं ना कहीं हमारे जो आर्टिकल हैं, मौलिक अधिकार है, उनका हनन हो रहा है। और फिर अगर ये लंबा चलता रहा तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको लेकर के कोर्ट में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि गवर्नमेंट को इस तरीके की अनदेखी नहीं करनी चाहिए, और अगर हम उनका जो काम है
सारी चीज़ों को देखने का काम है होलिस्टिकली। अगर हेल्थ के ऊपर है, एजुकेशन के ऊपर में ध्यान देना ज़रूरी है, इकोनॉमी के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है, तो एनवायरनमेंट के ऊपर भी ध्यान देना ज़रूरी है। क्योंकि अगर जीवन ही नहीं रहेगा, धरती ही सारी ख़त्म हो जाएगी, तो फिर क्या करेंगे आप इकोनॉमी का, हेल्थ का और एजुकेशन का। सबसे पहली जीत तो ये है ना कि एनवायरनमेंट आपका सही रहे, सो दैट आपको साफ़ पानी मिल सके, साफ़ हवा मिल सके, कम से कम जी तो सके इंसान। उसके बाद ही तो स्वास्थ्य और ये सारी चीज़ें आती हैं। अगर हम एसडीजी की भी बात करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है एसडीजी में? सबसे पहला जो एसडीजी वो किसके बारे में बात करता है? पुअर्टी, और पुअर्टी के बाद सीधे आ जाता है हंगर पे। उसके बाद आपका हेल्थ और एजुकेशन चालू होता है। मतलब वहाँ पर जो एसडीजी गोल्स है उसमें भी सबसे पहले बात की गई है कि पहले गरीबी को कंट्रोल करो, भूख को कंट्रोल करो, उसके बाद शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दो। तो यहाँ पर मुद्दा है कि आप शिक्षा, स्वास्थ्य, इकोनॉमी पर ध्यान दो, लेकिन पहले एनवायरनमेंट के ऊपर भी ध्यान दो। ठीक है, साथ के साथ में इसमें ये जो हमने बॉम्बे वाला जो आपका क्लाइमेट एक्शन प्लान का C40 का एग्जाम्पल दिया, इसको भी याद रखिएगा जब। और साथ के साथ ये MK रंजीत सिंह वाला जो आपका केस है, वाद जो है 2024 का ही है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। जब भी क्लाइमेट से रिलेटेड कोई चीज़ लिखने के लिए आए तो क्या कर सकते हैं आप, वहाँ पे इन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक ये भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। बात क्या कर रहा है? एनालाइजिंग लोकल एनवायरमेंट फुटप्रिंट। तो यहाँ पर मैंने बात की थी कि मैं बताऊंगी फुटप्रिंट होता क्या है। फुटप्रिंट का मतलब क्या है? एनवायरमेंटल फुटप्रिंट कहने का मतलब है कि एक हाउस होल्ड की, मान लीजिए अगर आप घर के लेवल पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो एक घर जो है, एक हाउस होल्ड जो है, वहाँ पर कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं और उन एक्टिविटीज़ की वजह से कितना कार्बन एमिशन हो रहा है, जब उसको कैलकुलेट किया जाता है तो उसको ही कार्बन फुटप्रिंट बोल दिया जाता है। मतलब कि अगर कोई लकड़ी जला करके खाना बना रहा है, या फिर हम गाड़ी जो यूज़ करते हैं, व्हीकल्स जो यूज़ करते हैं, उसमें फ्यूल वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें निकलती हैं। तो इन सारी हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ की वजह से कितना हमारा कार्बन एमिशन हो रहा है, जब उसको कैलकुलेट करते हैं तो उसको क्या करते हैं? फुटप्रिंट कहते हैं, कार्बन फुटप्रिंट बोलते हैं। ठीक है, तो उसको लेकर के बात की गई है कि जनरली अभी एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि अभी हम क्या कर रहे हैं, लोकल लेवल पे एनवायरनमेंट फुटप्रिंट को कैलकुलेट कर रहे हैं। लोकल लेवल कहने का मतलब है कि स्टेट वाइज, सिटी वाइज और हाउस के हिसाब से, हाउस होल्ड के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, लोकल लेवल पे कार्बन का जो फुटप्रिंट है या एनवायरमेंटल फुटप्रिंट है उसको कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि ये एक तरीके का ग्लोबल कंसर्न है। क्लाइमेट जो है वो ग्लोबल कंसर्न है, और एक जगह का जो जलवायु दूसरे जगह की जलवायु से बहुत डिफ़र करती है। तो इस वजह से जो ये चीज़ें हो रही हैं, एनालाइजिंग हो रही है लोकल लेवल पे, अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है, लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां हैं, इसको भी देखने की ज़रूरत है। बात क्या की गई है कि अगर आप बात कर लीजिए हाउस होल्ड एनवायरनमेंट फुटप्रिंट डिस्ट्रीब्यूशन की इंडिया में, तो इंडिया में आपको दिखाई देगा कि जो पुअर फैमिली है, पुअर फैमिली का फुटप्रिंट क्या है? कम है, और जो रिच फैमिली है या फिर मिडिल क्लास फैमिली और जो है धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रही है, मिडिल क्लास से थोड़ी अमीर होती जा रही है, वहाँ पर जो फुटप्रिंट जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, और जाहिर सी बात है जो गरीब परिवार है अगर, तो उसका तो 2 ही 3 काम हो सकता है। कई ऐसी बहुत ज़्यादा पुअर फैमिली है तो केवल और केवल वहाँ पे एक चूल्हा जलेगा, साइकिल हो सकती है व्हीकल के जगह पे, हो सकता है उनके पास में बहुत सारी बाइक ना हो भी तो एक आध आपके पास में स्कूटी हो या फिर आपके पास बाइक हो, जो बहुत गरीब फैमिली से है या फिर मिडिल क्लास फैमिली है। लेकिन जैसे जैसे रिचनेस का लेवल बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या होता है, AC, कूलर, फिर 4 गाड़ियाँ, 4 लोग हैं घर में तो 4 गाड़ियाँ, उसके बाद में आपके इंडक्शन अलग रहेगा, आपके पास जो LPG से चलने वाले गैस अलग रहेंगे, इस तरीके का। साथ के साथ में बहुत सारे और भी कंजप्शन जो हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है, जो आपका कार्बन एमिशन है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है अगर, कि अगर आप बात कर लीजिए कि एनवायरमेंटल फुटप्रिंट कितना निकल के आ रहा है हाउस होल्ड का, तो पुअर फैमिली में कम है एज़ कम्पेयर टू रिचर फैमिली। ठीक है, रिचेस्ट फैमिली जो है। ठीक, तो इसके बारे में बात की गई है। साथ के साथ में अभी बात की गई कि LPG जो है, जो हम काम करते हैं, कि अभी हम क्या कर रहे हैं, उज्ज्वला योजना के तहत में क्या कर रहे हैं, हम LPG कनेक्शन बांट रहे हैं लोगों को, है ना। महिलाएं जो हैं जो 18 साल से अधिक उम्र की हैं घर में, तो उनको क्या किया जा रहा है, पर फैमिली एक LPG कनेक्शन दिया जा रहा है ना। तो इसके बारे में बोली गई है कि अभी असेसमेंट निकल के आया है कि ये LPG जो क्या कर रहा है, डायरेक्ट फुटप्रिंट को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। मतलब इसमें LPG ने थोड़ी बहुत अपनी योग्यता दिखाई है, अपना एक तरीके से क्या किया है, हेल्प किया है एनवायरनमेंट के ऊपर में नेगेटिव इम्पैक्ट जो है उसको कम करने में। जनरली जो होता है, अगर लकड़ी वगैरह का यूज़ करके खाना बनाया जाता है तो उससे ज़्यादा कार्बन निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, जो
कि बहुत ज़्यादा क्या करता है, नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है इन्वायरमेंट के ऊपर। लेकिन एलपीजी में क्या होता है, कंप्रेस्ड जो गैसेस होती हैं उसके थ्रू खाना बनता है, तो पर्यावरण को प्रदूषण थोड़ा सा कम होता है। इसके बारे में बात की गई है। इस तरीके से साथ के साथ एक और हमारे इंडिया के लिहाज से डाटा दिया गया है कि अगर आप फ़िलहाल देखिए इंडिया में कितना कार्बन फुटप्रिंट निकल के आ रहा है, तो अगर आप वर्ल्ड वाइड तुलना करेंगे तो इंडिया में हर साल लगभग 6.7 जो टन है, 6.7 टन पर कैपिटा आपको क्या चाहिए, कार्बन फुटप्रिंट निकल करके आ रहा है इंडिया में, ठीक है, पर ईयर। ये जो 6.7 टन पर ईयर पर कैपिटा, यानी कि एक व्यक्ति क्या कर रहा है, 6.7 टन जो है CO2 का क्या कर रहा है, एमिशन कर रहा है, अगर आप इंडिया में बात करें, ठीक है। और अगर आप इसकी तुलना विश्व के लेवल पे करेंगे तो विश्व के लेवल पे आपको 4.7 टन ही मिलेगा। मतलब इंडिया में ऑलरेडी जो है कार्बन एमिशन का बर्डन बहुत ज़्यादा है, इसके बारे में बात की गई है। साथ के साथ में जिस गति से हम बढ़ रहे हैं, ये 6.7 टन पर कैपिटा, आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आंसर राइटिंग में काम आते हैं। तो जिस गति से हम बढ़ रहे हैं, बोला गया है कि जो हमारा टारगेट है, जो पेरिस जो क्लाइमेट एक्शन जो चीज़ आई थी, पेरिस कन्वेंशन जो हुआ था, वहाँ पर जो मीटिंग हुई थी जलवायु से रिलेटेड, वहाँ बात की गई थी कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या करना है, टेम्परेचर को ला करके रोकना है। अगर हम इस तरीके से इतनी ग्रोथ से स्पीड से बढ़ेंगे तो क्या होगा, ये मामला कभी भी रीच नहीं हो पाएगा, ठीक है। साथ के साथ में एक चीज़ होती है, 2 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट होता है। 2 डिग्री का कॉन्सेप्ट यही है कि आप इस तरीके से कार्बन का या फिर एमिशन करें या इस तरीके से चीज़ों को यूज़ करें कि ये जो है 1.5 से लेकर के 2 डिग्री सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर है उसको ध्यान में रख कर ही आप सारी एक्टिविटीज़ करें। तो इंडिया जो है उसको भी एक्सीड करता जा रहा है। मतलब यहाँ पर ज़्यादा फोकस, जैसे हमने प्रीवियस आपका जो एडिटोरियल था उसमें बात की कि हमारे यहाँ ज़्यादा फोकस किसके ऊपर हो रहा है, इकोनॉमी के ऊपर ज़्यादा फोकस हो रहा है, इन्वायरमेंट के ऊपर में फोकस जो है वो कम हो रहा है। तो इसको क्या करने की ज़रूरत है भाई, अगर समस्या है तो उसको ठीक करने की ज़रूरत है। और ठीक कैसे किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे नीतियाँ नहीं हैं, नीतियाँ हैं हमारे यहाँ। हमने मिशन हाइड्रोजन चालू किया है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन चालू किया है हमने, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन चालू किया है। आपके पास NCAAP है, आपके पास नेशनल क्लाइमेट एक्शन प्लान है, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें, 2008 का है ये NCAP। उसके बाद ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हाल ही में हमने चालू किया है। साथ के साथ में आप देख लीजिए कि बहुत सारे बिल्डिंग के हमने कोड बनाए हुए हैं, बिल्डिंग कोड्स हैं 2016 का, जिसमें हाउस होल्ड को ये बोला जाता है कि आप घर का स्ट्रक्चर इस तरीके से रखिए कि आपका जो कार्बन एमिशन कम से कम हो और रिन्यूएबल एनर्जी आप ज़्यादा क्या कर सके, जनरेट कर सके। इसलिए जो नई बिल्डिंग, नई कंस्ट्रक्शंस बनते हैं, घर की छतों पे सोलर सिस्टम का व्यवस्था होता है कि सनलाइट के थ्रू क्या किया जा सके, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सके। तो इस तरीके से काम इंडिया में किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि चैलेंज सबसे ज़्यादा निकल के कहाँ आ रहा है, आप देख लीजिए फोकस कहाँ पर कर रहे हैं, आप बिल्डिंग को ठीक ठाक करने की कोशिश कर रहे हैं, आप ग्रीन हाइड्रोजन लाने की बात कर रहे हैं, आपने जलवायु को किस तरीके से ट्रीट करना है इसके ऊपर बात कर ली। लेकिन जो मेन कंसर्न है कौन सा है, कार्बन। और मेन कंसर्न कार्बन निकल के कहाँ से आता है, कोल से, कोयले से। आप इसके ऊपर बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ये मुद्दा निकल के इस एडिटोरियल में आता है कि सबसे बड़ा चैलेंज आज के डेट में हमारा क्या है, कोयला, कोल का अभी भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। हमने कई बार डिस्कस किया है कि पावर जो हमारा कंजप्शन बढ़ रहा है, कल ही हमने डिस्कस किया था कि इस साल लगभग 234 गीगावाट की ज़रूरत है हमको, हमारा गर्मी को देखते हुए पावर जनरेशन की, है ना। और ये सारा जो है हमारे यहाँ अभी भी लगभग 60% तक जो पावर जनरेशन किससे हो रहा है, कोयले का यूज़ करके ही हो रहा है। वही ये एडिटोरियल बात करता है कि आपने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बना दिया, NCAP है, आपने बहुत सारी चीज़ें कर ली, लेकिन जो मेन कंसर्न है, गवर्नमेंट को बोला कि जो मेन कंसर्न है वो तो कोयला है। कोयला को किस तरीके से कम यूज़ करना है, किस तरीके से मिटिगेट करना है, अल्टरनेट कैसे खोजना है इस पावर जनरेशन का, या फिर जिन थर्मल पावर कम जो प्लांट्स है वहाँ पे कोयले का यूज़ सबसे ज़्यादा हो रहा है, उसको कैसे कम करना है, कैसे कंट्रोल करना है, इसके ऊपर में गवर्नमेंट बात नहीं कर रही है। तो इसको कंट्रोल करने के ऊपर फोकस देना ज़रूरी है, सो दैट हमारा जो कार्बन एमिशन है और जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको कम से कम किया जा सके, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा एडिटोरियल, क्या मुद्दे हैं क्या नहीं है, सारी चीज़ों को अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया, ठीक। अब चलते हैं अगली जो ये एडिटोरियल है। आज एडिटोरियल्स काफ़ी अच्छे हैं, ये बात कर रहा है मदरहुड के बारे में।
हमारे यहाँ पे जो वात्सल्य योजना चलती है आपको मालूम होगा, साथ के साथ में मातृत्व जो एक अवकाश वाला जो कॉन्सेप्ट चलता है, ये सारी चीज़ें तो हम इंडिया में ये बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो प्रेगनेंसी पीरियड में महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे सके, सुविधा दे सके। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आंकड़े निकल के आते हैं तो बात कहाँ पर आती है। पहली बात तो ये कि ये पूरा आपका जो टॉपिक है GS पेपर 1 में सोसाइटी वाला एरिया, वहाँ पर लिंक कर सकते हैं कि महिलाओं की क्या स्थिति है इस तरीके से। साथ के साथ में अगर आप GS पेपर 3 में बात करेंगे तो भी वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, हेल्थ से रिलेटेड जो टॉपिक आएगा तो वहाँ पर वुमेन हेल्थ के बारे में बात आएगी, वहाँ पर आप इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बात क्या की जा रही है कि अभी एक जो भी हम निकाल के देखते हैं, अगर डिफरेंट हमारी जो मिनिस्ट्री है, स्पेशली हेल्थ मिनिस्ट्री है, और साथ के साथ में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात करते हैं। अभी रिसेंट में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कौन सा आया है, 5 वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा इस तरीके की चीज़ें निकाल के लेके आई जाती हैं। पहले 4 था 2019 का, अभी रिसेंट निकल के आया है 5। ठीक है, 2023 में आया है आई थिंक ये। तो ये जो चीज़ें हैं ये बार बार जब निकलती हैं इस तरीके की सर्वे, इस तरीके की रिपोर्ट, तो एक मुद्दा निकल करके आता है कि इंडिया में जो मैटरनिटल जो एक डेथ है, मतलब महिलाओं की गर्भावस्था के दौरान जो मृत्यु है वो बढ़ रही है, और ये जो चैलेंज है ये डे बाई डे इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो आंकड़ों के थ्रू इसमें बात की गई है कि पर 35 जो है, मतलब पर बर्थ, अगर आप 1000 बर्थ की बात करें कि 1000 बच्चे के जन्म के ऊपर में लगभग 35 महिलाएं ऐसी हैं, 1000 बच्चों को जन्म देने के समय में क्या हो रही है, 35 महिलाओं की या माताओं की क्या हो जा रही है, डेथ हो जा रही है। तो ये आंकड़ा याद रखिएगा। ठीक है, 25 से 35 महिलाएं क्या हो रही हैं, पर 1000 बर्थ के ऊपर में उनकी डेथ हो रही है। और डेथ का कारण क्या बताया गया है, डेथ का कारण बताया गया है कि पहले जो स्टार्टिंग के प्रेगनेंसी के जो स्टार्टिंग के 20 वीक्स होते हैं, जो सबसे इनिशियल 20 वीक्स होते हैं प्रेगनेंसी के, वो बहुत ज़्यादा ही क्या होते हैं, टफ़ होते हैं किसी भी मदर के लिए। और इस समय में बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बहुत सारा जो एक तरीके से मेंटल लेवल पे भी चेंजेस होते हैं। ठीक है, और लगभग बोला जाता है कि 20 वीक तक जो एक तरीके से जो नटाल होता है, जो नवजात होता है, वो क्या होता है, एक स्टेबल कंडीशन में नहीं होता है। तो उस समय में बहुत हाईएस्ट चांसेस होते हैं मिसकैरेज होने के। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन लेकर के चलने की ज़रूरत होती है, सुरक्षा लेकर के चलने की ज़रूरत होती है। अब इन सारे टेंशन्स की वजह से या इतना हेक्टिक जो ये चीज़ ये पूरा 20 सप्ताह होता है, इसकी वजह से महिलाओं में एक बीमारी बहुत ज़्यादा निकल के आ रही है, और उसको क्या बोला जाता है, HDP यानी कि हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी। ये जो है बहुत ही बड़ा एक कंसर्न है, HDP ऑल ओवर द वर्ल्ड। जितनी भी मदरहुड में रहने वाली महिलाएं हैं जो इनिशियल प्रेगनेंसी के फेज़ में होती हैं या फिर जो पूरे 9 महीने का ड्यूरेशन होता है, उसमें ये HDP के मामले बहुत ज़्यादा निकल के आते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है, हाइपरटेंसिव क्या है, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये इसमें बोला गया है कि जो प्रेगनेंसी का पीरियड होता है उसमें महिलाएं इतनी ज़्यादा एक तरीके से मेंटल, हार्मोनल, बॉडी पे रिलेटेड इतने सारे चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से महिलाएं हाइपर टेंशन के शिकार हो जाती हैं, और ब्लड प्रेशर उनका बढ़ जाता है, कई बार हार्ट डिजीज़ हो जाता है, जो ब्लड का फ्लो इतना ज़्यादा अनकंट्रोल हो जाता है कि कई बारी महिलाएं जो होती हैं प्रेगनेंसी के समय में उनकी डेथ भी हो जाती है। तो इसमें बताया गया है कि कुछ ऐसी कमियां हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। बात क्या बताई गई है कि पहले तो अगर आप बात कर लिए प्री नटाल की, यानी कि जब बच्चे का जन्म होने वाला है उसके पहले, तो पहले ही अगर इसको अच्छे से डायग्नोस किया जाए और बार बार इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट किया जाए कि कोई जो मदर है, जो मदर होने वाली है, बनने वाली है, जो अभी अपने प्रेगनेंसी के इनिशियल फेज़ में है, तो हर महीने या फिर हर 15-20 दिन में उसका एक तरीके से चेकअप, एक ट्रीटमेंट होना चाहिए, सो दैट क्या हो सके, उसके बॉडी में, उसके मेंटल लेवल पे किस तरीके के चेंजेस हो रहे हैं इसको देखा जाए। साथ के साथ में अगर इस तरीके का कोई भी चीज़ निकल के आता है, मान लीजिए कोई महिला है जो कि HDP का शिकार हो गई है, तो ये ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, इसको बिल्कुल कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन मुद्दा हमारे यहाँ यही निकल के आता है कि हम सारा जो ध्यान है वो बच्चे के ऊपर में और सिर्फ मदर की खाने पीने की और प्रोटीन और मेडिसिन इसके ऊपर ही लगा देते हैं। हम उनके मेडिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ के ऊपर में ध्यान नहीं देते हैं, और इसकी अनदेखी की वजह से महिलाएँ बहुत सारे प्रेशर से गुजरती हैं और अंत में क्या होता है, HDP जैसी कंडीशन होती है, और फिर कई बारी बच्चों को जन्म देने तक ही क्या होता है, माता की डेथ
हो जाती है। ठीक, तो इसके बारे में बात की गई है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो डाटा है उसमें बोला गया है कि लगभग पर 1000 प्रेगनेंसी के ऊपर में 32 जो हैं वो महिलाएं क्या हो रही हैं, नियोनेटल मोर्टेलिटी का शिकार हो रही हैं, यानी कि जब नवजात दुनिया में आ रहा है उसके पहले ही जो माता है उसकी डेथ हो जा रही है। तो ये 32 का आंकड़ा इन्होंने दिया है। और उसके बाद अगर आप बात कर लीजिए कि अगर आप बच्चों की डेथ के बारे में देख रहे हैं तो ये जो है अभी फ़िलहाल में अब चीज़ें कम हुई हैं। ऐसा नहीं है कि चीज़ें कम नहीं हो रही हैं, जो पहले 32 हुआ करता था अब वो थोड़ा सा घट रहा है, धीरे धीरे लगभग 25 के अराउंड पहुंच रहा है। लेकिन फिर भी अभी इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर में ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसके बारे में ये पूरा एडिटोरियल बात करता है। अब हमने देख लिया कि क्या हमारे यहाँ पे कंसर्न है, क्यों ये सारी जो मदर जो प्रेगनेंसी के थ्रू जिन चीज़ों से गुजर रही है उसकी वजह से सारी बीमारियां निकल के आ रही है, डेथ क्यों हो रही है। तो इसको ठीक करने की, ट्रीट करने की ज़रूरत है, टाइम टाइम पर डायग्नोसिस की ज़रूरत है। जो इसमें सबसे ज़्यादा हेल्प कौन कर सकता है, इसमें इस एडिटोरियल में ही बताया गया है कि जो आशा वगैरह होती हैं गाँव-गाँव में होती हैं। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ होती है आंगनबाड़ी के लेवल पे। तो सबसे ज़्यादा अगर कोई हेल्प कर सकता है इन सारी चीज़ों को ट्रीट करने में तो आशा और आंगनबाड़ी कर सकते हैं। तो अगर आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि इस समस्या को कैसे ट्रीट कर सकते हैं तो आपको क्या बात करनी है, ग्रास रूट लेवल पे जो बहुत ही लोकल लेवल पे जो लोग होते हैं, जो क्या करते हैं, जिनके ऊपर में ये जिम्मेदारी होती है, जो आशा वगैरह होती हैं वो महिलाओं की प्रेगनेंसी के समय में बिल्कुल 9 मंथ तक उनके साथ रहती हैं। उनको कोई भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो उनको डॉक्टर के पास पहुँचाना, अगर गाँव का बहुत दूर दराज एरिया है तो क्या करना, गाड़ी बुलाना, इस तरीके से सारे काम वो करती है। तो इन्हीं के ऊपर में एक तरीके से बोला गया है कि इनके ऊपर फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप आंगनबाड़ी के लेवल पे देखें तो जो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो होता है, एक पोषण युक्त आहार देने का काम क्या होता है, जो भोजन की व्यवस्था वो आंगनबाड़ी की जिम्मेदारी होती है। गर्म खाना मिले गाँव एरिया में, हमने बहुत सारी ऐसी योजनाएँ बना रखी हैं जिसकी वजह से जो प्रेगनेंसी का पूरा पीरियड होता है उसमें गाँव के एरिया पर आंगनबाड़ी से गर्म खाना जो होता है वो माता को भेजा जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि खाना बन के पड़ा हुआ है, मम्मी मतलब जो प्रेग्नेंट लेडी है वो तो खुद जा नहीं सकती है, कई बारी उनके फैमिली में वो वेट कर रहे हैं, फिर खाना ठंडा हो जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन कोशिश तो की गई है कि एक महिला के स्वास्थ्य के ऊपर में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाए, उसके पोषण के ऊपर में ध्यान दिया जाए, लेकिन फिर भी कमियाँ निकल के आ रही हैं, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या पूरा मुद्दा था। अगली न्यूज़ क्या है हमारी, अगली न्यूज़ है जीडीपी ग्रोथ के बारे में। यहाँ पर बोला गया है कि जो जीडीपी ग्रोथ है वो इस बार कितना रहने वाला है, 6.7% रहने वाला है इंडिया का। लेकिन ये बोल कौन रहा है, ये बोल रहा है इक्रा। ये है एक तरीके की रेटिंग एजेंसी जो क्या काम करती है, बहुत सारी अलग अलग जो हमारा मार्केट है उसको ध्यान में रखते हुए जीडीपी वगैरह से रिलेटेड या फिर कंपनी की क्या ग्रोथ है इससे रिलेटेड डाटा निकाल के आती है। अगर आप बात कर लीजिए कि इंडिया में एनएसओ की रिपोर्ट के अनुसार जीडीपी कितनी रहने वाली है, तो एनएसओ जो है हमारा गवर्नमेंट का एक बनाई हुई संस्था है, उसकी रिपोर्ट ज़्यादा हमारे लिए मायने रखती है। तो उसने बोला है कि 7.6% हमारा क्या रहने वाला है, जीडीपी ग्रोथ रहने वाला है। ठीक है, तो इससे आपके वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चन बन जाता है या पीसीएस में बन जाता है कि इकरा के हिसाब से क्या एक तरीके से अजम्पशन लगाए गए हैं, या फिर एक क्वेश्चन बन जाता है कि एनएसओ के हिसाब से जीडीपी क्या रहने वाली। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या था यहाँ पे कि इकरा क्या है, और साथ के साथ एनएसओ के बारे में तो हमको मालूम ही है कि गवर्नमेंट का एक तरीके से नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है क्या काम करता है, नीतियों का किस तरीके से क्रियान्वयन हो रहा है उसके ऊपर में सारा काम करता है। ठीक है, तो हम इकरा के बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो काम क्या कर रही है, इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या कर रही है, इन्फॉर्मेशन देती है ये मार्केट में कि किस फील्ड में कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकती है, कर रही है, क्या हमारे मार्केट का रुझान है, और उसको ध्यान में रखते हुए क्या करती है, क्रेडिट देती है। यानी कि एक तरीके से क्रेडिट, अगर इन तरीके की एजेंसीज जब अच्छा डाटा हमारे लिए निकाल के लेके आती हैं, अच्छी ग्रोथ प्रोजेक्शन करती हैं, तो क्या होता है, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ता है। सपोज़ अगर मान लीजिए इन्होंने बोला है कि जीडीपी 8% रहने वाली है, अगर बोल देते ये कि इंडिया की जीडीपी 8% रहने वाली है, तो जितने भी विदेश की कंपनियां हैं क्या होती, हमारे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करती कि इन फ्यूचर यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा दिख रही है। तो बेसिकली रेटिंग एजेंसीज़ का काम ही क्या होता है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का काम होता है कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से लाना है, या फिर अगर जो मार्केट है किस तरीके से काम कर रहा है इसके बारे में वर्ल्ड वाइड कंपनियों को जानकारी देना। तो इकरा जो है एक तरीके का वित्तीय संस्थान मान लीजिए। ठीक है, स्थापना कब हुई है इसकी, तो 1991 में ये आया है।
और जितने भी हमारे यहाँ पे बैंक वगैरह है इन सबको ध्यान में रखते हुए ये क्या करती है, एक तरीके से इकोनॉमी कौन सी कंट्री की अच्छी चल रही है उसके बारे में या फिर बुरी चल रही है उसके बारे में बताती है। ठीक है, इसके बारे में और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है कि बहुत सारी कंपनियों को इससे लाभ मिलता है। जो भी कंपनियाँ BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE NSE क्या है आपको मालूम होना चाहिए कि BSE जो है उसमें लगभग 30 कंपनियाँ हैं और ये 30 कंपनियाँ लिस्टेड कंपनियाँ हैं और इनमें ही उतार चढ़ाव जब होता है उसको हम शेयर मार्केट का उतार चढ़ाव बोलते हैं। NSEs में क्या होते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसमें लगभग 50 कंपनियां हैं और ये भी लिस्टेड हैं और ये क्या करती हैं, इनमें क्या काम चल रहा है, मार्केट किस तरीके से बढ़ रहा है घट रहा है, इन्हीं कंपनियों के ग्रोथ के हिसाब से ये कैलकुलेट करके निकाला जाता है। तो आज जो इकरा है वो क्या करती है, इन्हीं BSE और NSEs कंपनियों के बारे में आकलन करती है कि इनका जो प्रोजेक्शन है ग्रोथ है वो किस तरीके की है और फिर वो निकाल करके लेकर आती है कि GDP या फिर मार्केट किस तरीके का रहने वाला है इंडिया का। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, एक तरीके से इकरा के बारे में पूछा जा सकता है कि किस तरीके की एजेंसी है। ठीक, अब चलते हैं अगली न्यूज़। ये जो है छोटी न्यूज़ हमारे लिए क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई मुद्दा होता है तो नेशनल लेवल पे भी इस तरीके की सर्कमस्टेंसेस में किस तरीके से चीज़ें कैलकुलेट होती हैं, कंट्रोल होते हैं, इसके बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर बात की जा रही है कि व्हाट डज प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी पासिंग मीन ऑफ द फ्यूचर ऑफ ईरान। केवल और केवल ईरान के रिस्पेक्ट में बात नहीं है, ग्लोबलाइज ज़माना है, यहाँ पर एक देश के साथ कुछ भी होता है तो बहुत सारे देश जो है वो इम्पैक्ट होते हैं और हमारा तो अभी सीधा सीधा इम्पैक्ट निकलेगा क्योंकि हमने हाल ही में क्या किया है, इनके साथ चाबहार पोर्ट के लिए एग्रीमेंट साइन किया था। तो अब ये रईसी थे, इन्होंने 10 साल का एग्रीमेंट दे दिया, अब इनकी जगह पे कोई नया जो अपॉइंटमेंट होके या फिर नया इलेक्ट होके प्रेसिडेंट आएगा वो इंडिया के साथ रिलेशन को कैसे लेके चलेगा, इसके ऊपर भी बहुत बड़ा एक तरीके से क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है। फिलहाल बात की गई है कि अभी ईरान के जो इनकी एकदम अनफॉर्चुनेट एक डेथ हो गई है इब्राहिम रईसी जी की, तो ये प्रेसिडेंट थे, हाईएस्ट अथॉरिटी थे एक तरीके से, जो कि ईरान की पूरी सत्ता संभाल रहे थे, काफ़ी अच्छे तरीके से संभाल रहे थे। ठीक है, लगभग 2009 से ये पहले कुछ ऑफिशियल रहा करते थे, अधिकारी थे, उसके बाद में ये हाल ही में क्या किए थे, 2021 में क्या हुए थे, ईरान के 8th नंबर के प्रेसिडेंट बन करके आए थे। ठीक है, इनके पहले जो प्रेसिडेंट थे वो भी जो है आपका यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर के बहुत ही वोकल थे, USA के अपोज में थे। ये भी जब आए इन्होंने भी उस चीज़ को कंटिन्यू किया और अपना काम जारी रखा, USA का सैंक्शन का ध्यान ना देते हुए। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे तरीके से ईरान को ये लेकर के चल रहे थे, लेकिन अभी इनकी अनफॉर्चुनेट कंडीशन में क्या हो गई है, डेथ हो गई है। तो अब ईरान का क्या होगा और ईरान के साथ साथ जो और भी सारी कंट्रीज़ है उनका क्या होगा। सपोज़ मान लीजिए ईरान के साथ में अच्छे कंडीशंस किसके हैं, अच्छे रिलेशन की अब बात करेंगे। ईरान जो है इजराइल के ऊपर अभी हाल ही में उसने बम दाग दिया था, क्यों, क्योंकि वो फ़लस्तीन को परेशान कर रहा था। तो ईरान और फ़लस्तीन की काफ़ी अच्छी दोस्ती है। अभी जब इनका जो जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था तो उसकी खोज के लिए रशिया ने भी अपने ट्रूप्स भेजे हुए थे। तो रशिया के साथ भी ईरान के कंडीशंस अच्छे हैं, रिलेशंस अच्छे हैं। इंडिया के साथ अभी हाल ही में एग्रीमेंट हमने किया। तो ये जो थे वो रईसी के संबंध थे, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई। अब नए जो आएंगे इलेक्ट होकर के प्रेसिडेंट, वो क्या काम करेंगे, किस तरीके से लेके चलेंगे, ये कंसर्न है। फिलहाल अगर ये पूछा जाए कि ईरान के जाने के बाद, रईसी के जाने के बाद में किस तरीके से वो सत्ता चल रही है, तो बाकी जैसी कंट्रीज़ होती हैं कि वहाँ पर राष्ट्रपति सर्वोच्च होता है या कहीं कहीं PM सर्वोच्च होता है। ईरान में राष्ट्रपति का पद तो सर्वोच्च था, लेकिन इससे पहले इनसे ऊपर भी एक पद है। ठीक है, और वो क्या है, हाईएस्ट अथॉरिटी है। मतलब कि ये जो पद है जो इन्हीं लोगों से चुन करके बनी हुई है, वो अभी फ़िलहाल हाईएस्ट अथॉरिटी के पद पर बैठे हुए हैं। इस वजह से ईरान में अभी एक तरीके से इमरजेंसी लाइक कंडीशन नहीं आई है। अदरवाइज़ कोई और कंट्री होती, और इस जैसे श्रीलंका को देखा था हमने, जब वहाँ पर पूरा इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहा था तो क्या हुआ था वहाँ पे, वहाँ के जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सारे भाग गए थे तो क्या हुआ था, इमरजेंसी लाइक कंडीशन हो गई थी। लेकिन यहाँ पे ईरान के राष्ट्रपति की डेथ के बाद, राष्ट्रपति के साथ साथ विदेश मिनिस्टर जो है उनकी भी, फॉरेन मिनिस्टर की भी डेथ हुई, फिर भी अभी ईरान में स्टेबिलिटी क्यों बनी हुई है, क्योंकि वहाँ पे हाईएस्ट अथॉरिटी के लिए एक पद है और वो क्या काम करते हैं, इन सारी चीज़ों को देखने का काम करते हैं। अभी फ़िलहाल जो वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको एक तरीके से क्या कुछ समय के लिए, जब तक नए जो प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं होते तब तक उनको उस पद पर बिठाया गया है कि वो प्रेसिडेंट के हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से एक चीज़ वो देखने को मिल रही है कि अगर आपके पास में कोई हाईएस्ट अथॉरिटी नहीं है या फिर कोई हाईएस्ट अथॉरिटी इस तरीके से चली जाती है तो फिर वो देश जो है क्या होता है, एक तरीके से वहाँ का पूरा जो इकोनॉमी कह लीजिए और पूरे रिलेशंस हैं वो क्या आ जाते हैं, बड़े डिसबैलेंस हो जाते हैं। ठीक है,
तो इसके बारे में बात की गई है। अब हम देखेंगे कि ईरान के रईसी के जाने के बाद में इंडिया के साथ रिलेशन कैसे रहने वाले हैं, जो भी नए प्रेसिडेंट आएंगे। यहाँ पर कुछ चीज़ें बोली गई हैं कि अभी तक ईरान जो था, उनका कंडीशन जो क्या था, उनका जो आप देख लीजिए रिलेशन था वो काफ़ी अच्छा था। अगर आप बात कर लीजिए यूएसए के अगेंस्ट थे, लेकिन जो भी अच्छे काम हो रहे थे, जैसे रेड सी में अगर मान लीजिए आपको ट्रेड से रिलेटेड चीज़ें थी, तो वहाँ पर भी ईरान अपना अच्छा स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेकर के चल रहा था। साथ के साथ में बहुत सारे ड्रोन मिसाइल वगैरह लॉन्च कर रहा था, इसराइल के ऊपर अटैक किया था। हिजबुल्ला हाउती जैसे चीज़ें जो है उनको वो क्या कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था, हमास को सपोर्ट कर रहा था एक तरीके से। तो वो सिया सुन्नी वाला कॉन्सेप्ट चलता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन ईरान की काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन अभी फ़िलहाल थी, लेकिन रईसी के जाने के बाद से सारी चीज़ें थोड़ी सी डिसबैलेंस हो गई हैं। अब इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा ही, कि हमारे साथ जो चाबहार का एग्रीमेंट है वो किस तरीके से आगे चलने वाला है। और चाबहार अगर ठीक चलता है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर इसमें फिर कुछ डिसबैलेंस होता है तो फिर हमारे लिए थोड़ा सा नुकसानदेह हो जाएगा। तो आगे चल के देखेंगे क्या चीज़ें रहने वाली हैं। ये बहुत छोटी सी न्यूज़ है। यहाँ पर एक वनडे फैक्ट आपके लिए बनेगा। कई बार पूछ लिया जाता है कि वर्तमान में सीडीएस कौन है, तो यहाँ पर नाम मिल जाएगा जनरल अनिल चौहान। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सीडीएस वर्तमान में कौन है, याद रखिएगा जनरल अनिल चौहान जी जो हैं वर्तमान सीडीएस हैं। एक जगह सेमिनार अटेंड करने गए थे, तो वहाँ पर वो बता रहे हैं कि जो जॉइंट कल्चर है सारे आर्म्ड फोर्सेस का, मिलिट्री का इंटीग्रेशन कितना ज़रूरी होता है, और किस तरीके से आगे चल करके अगर इंटीग्रेटेड एक हमारे पास सेना है तो किस तरीके से इमरजेंसी लाइक कंडीशन में चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। तो यहाँ पर बात की गई है रेस, ट्रेन और सस्टेन की, है ना। ये एक कॉन्सेप्ट देते हैं आरटीएस, रेस, ट्रेस, सस्टेन। ये बोलते हैं कि जो जितनी भी तीनों आर्मीज़ हैं वो क्या है, अगर इंटीग्रेटेड वे में काम कर रही हैं तो हमारे पास क्या है, हम ग्रोथ भी कर सकते हैं, हम उनको ट्रेनिंग भी दे सकते हैं और सस्टेनेबिलिटी एक बना के रख सकते हैं इमरजेंसी लाइक कंडीशन में। तो ये सीडीएस जो है, नाम याद रखिएगा, अनिल चौहान जी के बारे में है। इंटीग्रेशन सेना में बहुत ज़रूरी होती है, जिस तरीके के हमारे पड़ोसी हैं उनको ध्यान में देखते हुए। सीडीएस का काम क्या होता है, बेसिकली इनका काम होता है जो भी हमारी तीनों सर्विसेज हैं, जो कि आपके आर्मी है, आपकी जो नेवल सर्विसेज है, नेवी है आपकी, साथ के साथ में आपका जो आपका कह लीजिए वायुसेना है, एयर फोर्स है। तो इन सारी चीज़ों को लॉजिस्टिक्स सही से मिल रहे हैं कि नहीं, ऑपरेशंस वो सही सॉर्ट कर रहे हैं कि नहीं, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेनिंग, सपोर्ट, ये सारा साथ के साथ तीनों सेनाओं के बीच कम्युनिकेशन बिठाने का काम किसका होता है, सीडीएस का होता है। ठीक है, सबसे पहले जनरल विपिन रावत जी को बनाया गया था, फिर अभी उनकी प्लेन क्रैश में डेथ हो गई थी, उसके बाद इनको लाया गया। तो ये सारी चीज़ें आपको सबको पता ही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आई होंगी सारी चीज़ें। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे और प्रीलिम्स के लिहाज से बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया है। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ, जहां पर नए नए जो न्यूज़ होगी उसको अपने एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा प्रीलिम्स बेस्ड अभी हम क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। एडिटोरियल्स भी काफ़ी अच्छे थे, इसलिए हमने उनको भी सारे डिटेल से ही देखा, नज़रअंदाज करके नहीं चलेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल फोकस प्रीलिम्स पे ही हो जाए। अगर अच्छी चीज़ें मिल रही हैं तो आपको क्या करना है, वहाँ को उससे उस चीज़ों को उठा लेना है। नोट मेकिंग आप डेली करते चलिए, एक तरीके से रिक्वेस्ट है। एक पेज का 1/4 साइज की जो सीट होती है उस पर आप थोड़ा अपने शॉर्ट वर्ड्स में एकदम क्रिस्प डाटा वगैरह आप नोट डाउन किया करिए। आंसर राइटिंग करने में आपको बहुत ज़्यादा क्या होगा, फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड टेक केयर।